पावर के रिलेटेड है शायद। कुछ पावर्स किसी की साइन हो रही है। एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड कुछ अभी किसमें? यूनियन के बारे में। और भी जो आर्टिकल्स हो गए उनसे ये प्रूव होता है कि हम बिल्कुल, यस, ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जब अमेंडमेंट किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 3 वर्ड जोड़े गए प्रेम्बल में, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। तो बोला जब अमेंडमेंट हुआ, कौन-सा अमेंडमेंट हुआ, तो उस टाइम ये बोला गया although these words are not in constitution, but yes, our constitutional makers wanted India to be secular. It was the historical mistake that they are not able to add these words, so that's why we are adding it now. ऐसा उन्होंने बोल दिया, गलती से हो गया, इंसान है, हो जाती है, सबसे हो जाती है, मशीन फेल हो जाती है भाई, ये तो फिर भी इंसान है। तो पार्ट्स याद करना एट द एंड, ठीक है। आज बात करेंगे फंडामेंटल राइट के ऊपर कि फंडामेंटल राइट इंसर्ट करने के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कारण थे, क्यों करे गए, क्या कहते हैं हमारे इंडिया के बारे में। तो सीन क्या है भाई, फंडामेंटल राइट इंसर्ट करने के मकसद ये था कि कुछ राइट्स इंडियंस यानी सिटीजन्स या फिर लोगों के पास होने चाहिए, जो चाहे सरकार कोई भी हो, सरकार चाहे डिक्टेटरशिप हो, कोई भी हो, ये राइट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ भी हो जाए ये राइट्स तो मिलेंगे। ये राइट्स फंडामेंटल है किसी भी बंदे के लिए, उसकी फंडामेंटल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। अगर ये पॉलिटिकल राइट्स नहीं होंगे, एट द एंड फंडामेंटल राइट गिव्स यू द अबाउट द दे आर पॉलिटिकल राइट्स एट द एंड। क्या है ये? पॉलिटिकल राइट्स। कि किसी भी बंदे को एक देश में जीना है, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, उसके फंडामेंटलनेस ऑफ अ नेचर ऑफ अ पर्सन डेवलप करना है, तो कम से कम कुछ बेसिक सेट्स ऑफ राइट तो देने पड़ेंगे, बेसिक सेट। तो फंडामेंटल राइट का चैप्टर ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, तो बोला कि जैसे ब्रिटिश राज में दिक्कत थी, राइट टू इक्वलिटी नहीं थी, राइट टू फ्रीडम नहीं था, कोई भी आगे एक्सप्लॉइट करके जा रहा था, कोई रिलीजन का फ्रीडम नहीं था, बांट रखा है मतलब रिजर्वेशन दे रखा है, कोई फ्रीडम ही नहीं है, कहीं पे भी कन्वर्जन हो रहा है, फोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं, कोई भी माइनॉरिटी के राइट्स मतलब कभी भी जंगल में जाके ट्राइबल्स एरिया में घुस रहे हैं, उनके राइट्स की कदर ही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जा रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है। तो बोला कुछ सेट ऑफ राइट तो होने चाहिए, जो कुछ भी हो जाए ये तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर दिया गया कि लोगों के कुछ राइट्स होने चाहिए एक देश में। एक देश में अगर कोई रह रहा है, उस देश का नागरिक है, उस नागरिक के राइट्स होने चाहिए, राइट। तो फंडामेंटल राइट को ऐड करा गया पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन द चैप्टर नेम ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, जो सिटीजन नहीं है उनको भी मिलेंगे कुछ ऐसे राइट्स हैं, उस दिन लिखवाया तो था मैं ना, तोड़ूंगा तुमको। 15, 16, 19, 25, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30 यानी कि ये वाले, और इनमें से 15 और 16 और इसमें तो 19वां वो सिर्फ सिटीजन को मिलेंगे, बाकी सब मिल सकते हैं आपके पर्सन्स को, ऑल पर्सन्स को, चाहे वो लीगल पर्सन, कंपनी भी हो सकती है लीगल पर्सन, राइट, ग्रुप ऑफ पर्सन के भी बताएंगे इसके बारे में। तो ये कुछ राइट्स हैं। ये टेबल खोलो एक बार इसकी, आगे खोलो, हाँ ये वाली टेबल फंडामेंटल राइट चैप्टर में टेबल दिख रही है, इसमें देखो आर्टिकल 14 क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन, फिर क्या है बोलो, अबे आर्टिकल 15 ना कि 16, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. 17 सॉरी 16, Equality of opportunity. तेज बोलो, Equality of opportunity in matter of public employment. 17 अनटचेबिलिटी, 18 abolition टाइटल, 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, है ना। आगे क्या है, असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट रेजिडेंस प्रोफेशन, ऐसा है कुछ। आर्टिकल 20 राइट अगेंस्ट क्या है, प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक ऑफेंस, है ना, कन्विक्शन एंड पब्लिक ऑफेंस करके आपका उसमें क्या है 21 में राइट टू लाइफ,
21 है एजुकेशन, 22 अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, 23-24 क्या है ट्रैफिकिंग एंड 24 है चाइल्ड लेबर, है ना। 25, 26, 27, 28 रीजन पे, पहला प्रोफेशन, मैनेज, दूसरा मैनेज करने वाले पे, तीसरा टैक्स के ऊपर है, और चौथा किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में इंस्ट्रक्शंस गैदर करने के लिए है नहीं है। अब क्या 29-30 ये माइनॉरिटी के राइट्स हैं। पढ़ो 29-30 को क्या बोल रहा है, पढ़ो। प्रोटेक्शन ऑफ Protection of language, script and culture of minorities. ओके नेक्स्ट, Right of minority to establish and administer educational institutions. राइट एंड आर्टिकल 32 इट्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट। इसमें 5 रिट्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, कौन कौन सी, हैबियस कॉर्पस, बैंडमेस, सर्टिफिकेट, प्रोहिबिशन एंड कोवरेंटो। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती है क्वेश्चन में, स्टडीज में बहुत बार आई हुई है, राइट। आर्टिकल 32 ये सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। सुन लो, ये जो आर्टिकल्स हैं ये तो मैंने ये ग्रुप में लिखे हुए हैं, 14 से लेके 32 तक जो हेडिंग्स है इनकी, जो टेबल है इस टेबल में मार्क कर लो, याद होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट। अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में, आर्टिकल 17 में। मैनी टाइम्स आस्क्ड, मैनी टाइम्स, देखना पीवाई क्यों देखना। डिस्क्रिमिनेशन वाला आर्टिकल किस में, आर्टिकल 15 बहुत बार पूछा था, बहुत बार, ठीक है। तो एक कुछ सेट ऑफ राइट्स है, कोई बता सकता है इनको फंडामेंटल राइट क्यों कहते हैं। राइट्स तो बहुत सारे हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपी अपना डीपीएस वगैरह ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट दे आर फंडामेंटल राइट। व्हाई दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार क्यों बोले, एक किसी की भी लाइफ के बेसिक नीड तो यही होते हैं, बेसिक, क्योंकि ये राइट्स गारंटी करता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिलते हैं राइट्स। अपार्ट फ्रॉम देम तुम्हारे अलग अलग राइट्स होते हैं एज पर द डिफरेंट लॉज, बट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, तो उस लॉ ने आपको राइट्स दिए, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, और क्यों कहते हैं फंडामेंटल राइट इनको, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया दीज आर द राइट्स फॉर द बेसिक सेट, एक पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, एक फंडामेंटल पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए कुछ राइट्स हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। इनकी अब कहानी सुनो थोड़ी सी। फंडामेंटल राइट्स जो है ये एक वर्ड है, दे आर पॉजिटिव फॉर पीपल एंड नेगेटिव फॉर गवर्नमेंट। पॉजिटिव फॉर पीपल क्यों, कि लोगों को अधिकार देते हैं, नेगेटिव फॉर गवर्नमेंट क्यों, कि गवर्नमेंट पे रोक लगाते हैं। गवर्नमेंट क्या है, पहला लॉ, पहला राइट टू इक्वालिटी, तो सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, गवर्नमेंट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। आर्टिकल 15 अनटचेबिलिटी नहीं कर सकती, तो स्टेट्स की पावर को रोकता है, यानी कंट्री की पावर को रोकता है, किसी भी कंट्री की, राइट, गवर्नमेंट की पावर को रोकता है। आपको कोई भी पुलिस वाला ऐसे अरेस्ट नहीं करेगा, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। उस दौरान उसको यह बताना पड़ेगा आपको कि आपको अरेस्ट क्यों किया है, ऐसे नहीं कि पकड़ लिया उठा लिया, जैसे ब्रिटिश राज में उठाया करते थे, राइट, समझ आ रही है। तो कोई भी आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लेने से मना नहीं कर सकता है। आप किसी भी, जो भी पब्लिक एरिया में है, आप किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन और एनीथिंग, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये इंसान को प्रमोट करने के लिए बनाया हुआ है, इंसान के लिए पॉजिटिव है, समझ आ रही है, और गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव है। ये एक होती है नेशनल इमरजेंसी, अंडर आर्टिकल 52 लगाई जाती है, उसके दौरान फंडामेंटल राइट हट जाते हैं। समझ आ रही है क्या कह रहा हूं, उसके दौरान फंडामेंटल राइट हट जाते हैं, लेकिन सिर्फ 2 फंडामेंटल राइट नहीं हटते। ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट टू 20 और 21, प्रोटेक्शन एंड कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है, और आपका राइट टू लाइफ, आपकी कोई जबरदस्ती लाइफ नहीं ले सकता, आपकी लाइफ जाएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ओनली, कोई आपकी लाइफ जबरदस्ती नहीं लेगा। ये 2 आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी में भी नहीं जाते, क्वेश्चन मैनी टाइम आस्क्ड, ठीक है। कुछ लिखवाता हूं इसके बारे में, लिख लो पहले हल्का सा, लिखो। फंडामेंटल राइट are enumerated in, fundamental rights are enumerated in part 3rd of the constitution, part 3rd of our FR लिखो बस, फंडामेंटल FR, वरना वैसे पीछे हो। FR are enumerated in the part 3rd of our constitution, समझाया, from article 12 से 35
आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, समझा रही है? वो चैप्टर फंडामेंटल राइट का है। दे आर कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा राइट्स होते थे जो कि किंग जॉर्ज, ठीक है, किंग जॉर्ज क्या कहते हैं उसको, प्रोमलगेट करते थे एट द टाइम ऑफ लाइक अराउंड 1215 में कोई किंग थे इंग्लैंड के, ओके, वो एक लॉ के फॉर्म में ऑर्डिनेंस डालते थे, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था यूके की, और उसकी पावर होती थी लोगों को अधिकार मिलेंगे। तो इसको इंडिया के बारे में बोला गया, लिख लो, फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो किंग जॉन थे इंग्लैंड के, वो इशू करते थे इंग्लैंड के, तो वहां पे उसको मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया था। अब बोला इंडिया का मैग्ना कार्टा कौन है, राइट, सो इट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये अपना क्या कहते हैं FR, समझ आ रही इतनी सी? किससे लिया हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट, कहां से लिए? फंडामेंटल राइट्स किससे रेफरेंस लिया था? यूएस से, पता ही है, गुड, यूएसए से फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लिया था हमने, ओके। इसमें लिखो कि दे प्रमोट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दे प्रमोट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया। क्या प्रमोट करते हैं? सबको बराबर का अधिकार हो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, समझा रही है रे रोहित? गुड, लिखो द फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज, है ना, किसी को नहीं पता होता कि फंडामेंटल राइट, कोई कितना ही पढ़ रहा हो अच्छे मिलेंगे, मैक्सिमम मेजोरिटी को पता ही नहीं है फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल क्यों कह रहे हैं। देखो, बिकॉज दे आर गारंटीड बाय द Constitution of India, which is the fundamental law of land. बेसिक लॉ कौन सा हमारा इंडिया का जो सबको पावर देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इतना तो सीखी गए उतना अब तक, which is the fundamental law of the land. They are also called fundamental because, और दूसरा रीजन क्या है? They are, यानी fundamental right are also called fundamental because they are most essential for, because they are most essential for the all round development, most essential for the all round development, that is material, intellectual, moral, spiritual, material, intellectual, moral, and spiritual of the individuals, okay। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, समझ आ रही है इधर? देखो इधर, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे। छठे नंबर पे था राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31, समझ आ रही है? वो भी फंडामेंटल राइट था। कहता है किसी भी बंदे की प्रॉपर्टी सरकार जब्त नहीं कर सकती, अगर जब्त करेगी तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। ऐसे सरकार को दिक्कत आती थी। आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल फंडामेंटल राइट था। फाइनली सरकार ने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, अमेंडमेंट कर दिया, इसका अमेंडमेंट हट करके हटा दिया। क्योंकि कंपनी किसको तो देंगे, सबको थोड़ी देंगे, और एकदम एग्जैक्ट अमाउंट देंगे, दिक्कत आएगी। अब क्या करती है सरकार, लेजिस्लेशन लाके ले लेगी, कंपनसेशन नहीं दे सकती। अगर सरकार ने लेजिस्लेशन में बोला कि आज से एक लॉ बना कि वहां से उस एरिया के, आज जैसे मान लो कि सपोज ये फॉरेस्ट एरिया था, समझा गई, तो बोला आज से एक लॉ बनाया पार्लियामेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, जो भी है, कि आज से ये जो मामला एरिया इतना बड़ा हो जाएगा, समझा गई। अब यहाँ पे जो लोग रहते थे उनकी सारी जमीनें चली गई, उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, नो कंपनसेशन, सीधा तो कराएंगे ना कहीं कुछ भी करेंगे, कंपनसेशन नहीं मांग सकते हो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। जो मिलेगा सरकार देगी अपनी मर्जी से, कहीं ना कहीं तो देगी। दे विल नॉट हैव राइट टू आस्क फॉर कंपनसेशन। गवर्नमेंट पे होगा ना, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होगा। अगर कोई ऑर्डर आता है तो बिल्कुल बोल सकते हैं, वो केस कर सकते हैं कि हमें हटा दिया, कुछ तो दो, केस करने चले जा सकते हैं।
लेकिन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट। वो भी चल ही रहा है ना वहाँ पे। लीगल राइट होगा, फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट में सरकार बाध्य हो जाती है कि देना पड़ेगा। लीगल में तो सरकार भी केस कल चलाएगी, चलता रहेगा, भटकते रहो इधर से उधर। यही तो दिक्कत है रिहेबिलिटेशन का। जब भी डैम बनता है लोगों को रिहेबिलिटेट नहीं कर पाते ठीक से, ये तो हट गया ये वाला आर्टिकल। तो ये तो उनके केस में है जिनके पास प्रॉपर प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं है, उनकी नारायणा में अगर एक लॉ आया, बोला आज से सारी नारायणा की जमीन वापस, तो भी हो जाएगा। कोई कंपनसेशन नहीं आएगा। लॉ ऑर्डर से नहीं, यहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा तो कंपनसेशन मिलेगा, तो आप बोल सकते हो हमें कंपनसेशन चाहिए। अगर पार्लियामेंट ने लॉ पास करा कि यहाँ पे मेट्रो बहुत बड़ा सा एक बढ़िया सा यहाँ पे संसद बनाएंगे, संसद नारायणा में बनेगा, लॉ आया, एंड दैट केस यू विल नॉट गेट द कंपनसेशन। यू कैन फाइल अ केस, ऑल दीज पीपल कैन फाइल अ केस इन कोर्ट, हम कहाँ जाए एट द एंड, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट। तब बातें होंगी, फिर जो भी होगा मीडियम पाथ आएगा, जो भी होगा, बट सरकार बाध्य नहीं है। हाईवेज बनते हैं उस पे तो मिलता है कंपनसेशन। हाईवे जो मिलता है वो सरकार अपनी तरफ से दे रही है, समझ आ रही है? उसमें वो कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है। सरकार किसी की भी प्रॉपर्टी ले सकती है, किसी की भी, बाय लॉ, ठीक है, बाय लॉ। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा, यानी एग्जीक्यूटिव, अगर वहां के डीएम वगैरह ने बोला, किसी मिनिस्टर ने बोला ये आज से ये वाली जमीन ऐसे करके हमारे हाईवे के लिए, तो कंपनसेशन देंगे वो लोग। बट अगर लॉ, जैसे होता है ना, यहां से आज के बाद एक लॉ पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ पास किया, आज से ये सारा मामला हाईवे के लिए, जो भी किसी के भी लिए है, तो दे आर नॉट बाउंड कंपलसरी कंपनसेशन। कंपलसरी कंपनसेशन वाली नहीं है, जितना दे दिया उतना ठीक है। ये नहीं कि हमारी जमीन तो 10 लाख की थी, आपने 5 लाख क्यों दिए, कुछ नहीं मिलेगा। अगर भैया जैसे मजिस्ट्रेट ने दिया है और किसी ने मना कर दिया कि मैं अपनी जमीन नहीं देना चाहता, ओके, केस में क्या होगा? तो उस केस में चलेगा कि मना नहीं कर सकता। ये जो यही नहीं कि आप मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि एट द एंड आप रजिस्ट्री क्यों करवाते हो? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रजिस्ट्री? ऑल लैंड्स बिलोंग टू द नेशन। मना नहीं कर सकता कोई, तभी तो राइट टू प्रॉपर्टी हटा दे। पहले यही तो दिक्कत आती थी। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट, वी विल नॉट गिव यू। बोला नो, दिस इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। सिर्फ मना वही कर सकते हैं जो माइनॉरिटी वाले हैं। अब पहले ना सबको था, लेकिन ये जो आर्टिकल है ये वाला, दिस कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ये माइनॉरिटीज का है। जो भी माइनॉरिटी हमारे इंडिया में 2 टाइप की है बस, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, ठीक है। जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उनका अगर घर या स्कूल या कुछ भी उठाती है सरकार, उन्हें गारंटीड कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन नहीं तो स्कूल नहीं जाएगा यहाँ से, यहाँ पे हाईवे नहीं निकलेगा। ये लॉ के थ्रू होगा तभी नहीं। ये बिल्कुल, चाहे एग्जीक्यूटिव चाहे लॉ, यहाँ पे तो देना पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि साफ साफ लिखा, ये तो है ना, ये वाला आर्टिकल तो है ना, 29 तो है। बट 31 जो सबसे पहले सारे लोगों के लिए था 31 वाला, वो नहीं है। बाय लॉ एग्जीक्यूटिव एक्शन से होगा तो पंगा कर सकते हो तुम लोग, ये ऐसे थोड़ी होता है कल को आप ये पास करोगे, है ना। बट लॉ अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली ने पास करा या फिर पार्लियामेंट ने पास किया तो आपके हक में नहीं है। समझ आ रही कहानी? ये कहानी है। माइनॉरिटी से प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते। माइनॉरिटी से, अच्छा अगर नॉर्मल बंदे, ओके, ऐसा, अच्छा ये मैंने भी सुना है वैसे, ऐसा कुछ है है ना, गांव की जमीन नहीं खरीद सकते। माइनॉरिटी से ले सकती है, लेकिन माइनॉरिटी में ऐसा भी कुछ, वो माइनॉरिटी जो कम कमाती हो ऐसा करके, वो माइनॉरिटी जो ज्यादा कमाती है वो ले सकती है, फिर आप उससे जमीन ले सकते हो। ये भी इसके भी लूप होल है, लूप होल है इसके भी। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, एक बंदे ने डिस्कस किया था मेरे साथ ऐसी बात। भैया वो लीज पे देते हैं शायद, उस पे नहीं देते, बेचते नहीं है प्रॉपर। कौन? माइनॉरिटीज क्या बात कर रहे हो ना, वो लीज पे भी है उनका, वो ठीक है, पहाड़ों में लीज पे मिलती है जमीनें, वैसे नहीं आप खरीद नहीं सकते। तो अरे सुन लो, खरीद सकते हैं नॉर्मल, कहीं भी खरीदो आप जहां पे अलाउड है, ठीक है। ट्राइबल एरिया में नहीं खरीद सकते, पहले जम्मू एंड कश्मीर में नहीं खरीद सकते, आप खरीद सकते हो, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है भाई। ये राइट टू आर्टिकल 19 पढ़ना, क्या लिखा है आर्टिकल 19? आर्टिकल 19 में पढ़ो क्या लिखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट। अगला क्या है, कहीं भी रिसाइड कर सकते हो, कहीं भी, सब्जेक्ट टू 2-3 कंडीशंस, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ठीक है। मूवमेंट, रेजिडेंस, मूवमेंट एक प्रोस्टिट्यूट के लिए वो है दिक्कत, एक प्रोस्टिट्यूट या फिर कोई भी एड्स से पीड़ित इंसान, उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं। कोई भी हैबिचुअल ऑफेंडर, अब डेली वो बार बार जेल जा रहा है, कत्ल कर करके, उसको रेस्ट्रिक्शंस हैं एक जगह पे रहने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एनीबडी कैन बाय एनीवेयर, एनी ऑफ द लैंड, एनीबडी। बट
नॉट इन ट्राइबल एरिया, उनकी वो प्रोटेक्ट करने के लिए मामला है उनका, समझ आ रही है। तो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन मैंने ना फंडामेंटल राइट इनकी करेक्टरिस्टिक्स लिखवाएंगे। लिखो पहले इसको लिख लो। तो बताया ना मैंने अभी कि आर्टिकल 31 को हटा दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें राइट टू प्रॉपर्टी किस अमेंडमेंट से हटाया गया, लिखो 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 remove the right to property as a fundamental right, fundamental right से हटा दिया, but it put them in, किस में रख दिया इसको, But it put right to property, it put right to property in article 300A, article 300A कौन से पार्ट में, एनीबॉडी, पार्ट तो याद ही नहीं है भैया, कैसे याद करें, ये कहता 300A 17 लीगल राइट है, आप लीगल केस कर सकते हो। 17 पार्ट में गया। पार्ट 12 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है, तुक्के बाद तुक्का ही मार रहा ना। आगे आगे ठीक है, लीगल राइट बना दिया इसको। कोई भी, अब वही है ना ऑब्वियस सी बात, आप यहां पे हैं, कोई भी आएगा कल को बोला ये प्रॉपर्टी मेरी, तो केस कर सकते हो आप। देखो यार कागज है मेरे पास, पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, भूल जाओ ठीक है, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी वो, समझ आ गई। तो ये कहानी है, लीगल राइट था तभी नारायणा में फौज आ गई। फंडामेंटल राइट होता तो दिक्कत हो जाती। हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें इतना नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए बोल सकते हो तुम लोग मतलब जो नारायणावासी है ठीक है ठीक है, कहीं भी पहुंच जाती है, ले लेती है, एक्ट पास किया, मामला पास, आर्मी एक्ट के अंडर काम हो जाता है, ठीक है। तो ये कहानी है। तो अब फीचर्स लिखो, फंडामेंटल राइट फीचर क्या है एक्चुअली, फंडामेंटल राइट जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, लिखो फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। हाँ भाई तुम बताओ क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं? अभी करा तो अच्छा उसके अलावा क्या बे कर सकते हैं भैया, किसी भी क्या कॉन्स्टिट्यूशन को भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है? कर सकते हैं। किसको नहीं कर सकता? अच्छा मुझे बताओ, पार्लियामेंट राइट टू इक्वलिटी हटा सकता है? भैया देखा अमेंड तो हो भी सकता है, आपको बताया अभी, क्या बताया मैंने? अमेंड हो सकते हैं, हाँ। हम इसको हटा सकते हैं लेकिन क्या नहीं हटा सकता? कि हमारे जो आर्टिकल हमारे याद है 15-16 डूब के मर जाओ। हाँ बताओ, पार्लियामेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है, ये सही बात है। क्या पार्लियामेंट बेसिक फीचर हटा सकता है? नहीं हटा सकता। क्या इस राइट टू इक्वलिटी? नहीं, क्योंकि ये बेसिक फीचर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अभी करवाएंगे बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन, क्या क्या बेसिक फीचर है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ बोल दिया है, बाकी नॉट डिफाइंड, एट कंप्लीट डिफाइन नहीं किया, बस कुछ कुछ जजमेंट से बता दिया उसने, थोड़ा फेडरल फीचर, जैसे स्टेट को पावर मिलेगी, स्टेट लिस्ट है, स्टेट हटा नहीं सकता, बेसिक फीचर है, हटा होनी ही चाहिए। सेक्युलर कैरेक्टर बेसिक फीचर है, हिंदू साम्राज्य या मुस्लिम साम्राज्य नहीं बना सकता भारत को कोई भी, या कोई भी जैन साम्राज्य या बुद्ध साम्राज्य। तो प्रीलियम को नहीं हटा सकते ना, प्रीलियम के कुछ फीचर्स, प्रेमबल ठीक है, और प्रेमबल होता है, प्रेमबल्स नहीं होता है, ठीक है। कोई नहीं, याद करना है, एक्सेंट क्या तेल लेने, याद करना है। के में पढ़े हो ना बचपन से, तो ये बोलोगे वहां पे आके, नहीं भैया है ना। एक्सेंट से करके जाऊंगा। हाँ ये अगर गांव का बच्चा है और बोले कि चलो मैं स्कूल में पढ़ा था, हमारे पाठशाला में पढ़ा था, तो मुझे ऐसी दिक्कत है, तो समझ में आता है। जो बंदा स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है और फिर ये बोल रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत किसकी है? कह रहे किसकी दिक्कत है? गुड, तो समझ आ रही है? अबे ओए भैया मजाक करो भैया, इसके साथ मैं चलता थोड़ा इसको खोलने के लिए हाँ भैया मेरे को इसको खोलना है, इसका धागा नहीं खोलना है ठीक है, का धागा ही खोल दिया भाई, सही सिस्टम है।
लिखो, तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट, है ना? लिखो, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। सरकार रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, जैसे मैंने बोला राइट टू इक्वालिटी, लेकिन सरकार ने रिजर्वेशन भी दे रखा है। राइट टू इक्वालिटी, आप ये नहीं, कल को सुधीर ये नहीं बोलेगा कि जब आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी अरेस्ट नहीं कर सकते तो मुझे भी अरेस्ट नहीं कर दोगे। एक्सेप्शन है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, कि वो प्रेसिडेंट है भाई, ये सुधीर है, नॉर्मल इंसान। राइट टू इक्वालिटी हर जगह नहीं हो, समझे ना? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, एब्सोल्यूट नहीं है। क्या लिखा है? They are not absolute but qualified. The state can impose reasonable restrictions on them. और ये restrictions reasonable है या नहीं है? Suppose एग्जाम्पल क्या हुआ, लॉकडाउन लगा, ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट को हटा दिया कि भाई कोई फ्रीडम नहीं है घूमने का, तो आप बोले कोर्ट में गए, लॉकडाउन क्यों लगा दिया? बोला अरे अच्छा कर दिया, कोर्ट डिसाइड करेगी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है या नहीं है। समझ आ रही है? बाहर मलेरिया फैला है, सब लोग ऐसे करके बाहर नहीं निकले कुछ दिन के लिए, लॉकडाउन टाइप, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो, ऑब्वियस है, हेल्थ के ग्राउंड पे लगाया हुआ है, आपके कोई दुश्मनी नहीं है सरकार की, ठीक है? तो कोर्ट डिसाइड करेगी वो रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है या नहीं है। सरकार तो लगा देगी, लेकिन अगर कोर्ट को लगा कि ये रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल नहीं थी तो हटा देगी उसको, रीजनेबल थी तो लगे रहने दो। समझाया? तो लिख लो, हाउएवर whether such restrictions are reasonable or not are decided by court. Check and balance. Whether such Restrictions are reasonable or not are decided by the court. Fundamental rights are positive for individuals. बताया था अभी भी, positive for individuals and negative for government. Negative for government. तो लिखो, they are positive for people and negative for government. लिख लिया? कितना लिखा? Negative for government. ठीक है? They act as a, इसमें लिखो, they act as a limitations on tyranny of executive. They act as limitations on the tyranny of executive and arbitrary laws of legislature. Executive and arbitrary laws of legislature. पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता, आपका कोई भी मजिस्ट्रेट ऐसा कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकता, मिनिस्टर या पीएम साहब, जो आपके फंडामेंटल राइट छीने। अगर ऐसा होगा तो कोर्ट, सिर्फ दो कोर्ट, कौन सी दो कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अंडर 13 आर्टिकल 13 क्या कहता है? इट गिव्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये दो कोर्ट को पावर देता है, किसको? सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को। इसको अंडर आर्टिकल 32 के अंदर देता है, इसको देता है आर्टिकल 226 के अंडर। दिख रहा है आर्टिकल 32? ये खुद में फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट करेगी ही करेगी। समझ आ रही है? बताएंगे इसके बारे में और बताएंगे। तो एस आर्टिकल 13 कहता है, यही वाली चीज कहता है, कोई भी ऐसा लॉ जो सरकार ने बनाया, पास हुआ, वो लोग ये फंडामेंटल राइट को काट रहा है, वो लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा। कौन करेगा? कोर्ट करेंगी। कौन सी कोर्ट करेंगी? दो कोर्ट करेंगी। कैसे करेंगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी अंडर आर्टिकल 32 के अंडर, हाई कोर्ट करेगी आर्टिकल 226 के अंडर। ठीक है? सरकार ने बोला अमेंडमेंट करें तो बोला पूरा अमेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केस सुनंदा भारती केस,
अमेंड करोगे हो जाएगा, लेकिन अमेंड करके आप बेसिक स्ट्रक्चर तोड़ोगे तो दोबारा काट देंगे यहां से। बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं करोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, समझ आ रही है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू खुद भी कर सकते हैं, कोई लेके जाएगा बोला ऐसे ऐसे बात है तो भी कर सकते हैं। आर्टिकल 13 साफ साफ पावर देता है, फंडामेंटल राइट के अंडर आता है ये, समझ आ रही है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कोई भी लॉ, चाहे वो ब्रिटिश से पहले का है चाहे अभी का है, कोई भी पावर, एनीथिंग, बाय लॉ, कस्टमरी एक्ट, कोई भी एक्ट, ऑर्डर, एनीथिंग, जो भी आपके फंडामेंटल राइट को काटेगा 14 से 32 वाले, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू यूज करेगी अंडर आर्टिकल 32 और अंडर 26 के तहत रिट इशू करेगी। रिट बताएंगे अभी, तो 5 रिट है, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टिफिकेट कवर्नेंटो, खारिज कर देगी। समझ आई? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आर्टिकल 13 इट प्रोवाइड्स बोथ द पावर टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कोई भी स्टेट की, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। समझाया? क्वेश्चन आता है कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू किसके पास है? सिर्फ ओनली सुप्रीम कोर्ट, ओनली हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, या किस पे? ऑल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल हाई कोर्ट्स, एवरी हाई कोर्ट, छोटी सी क्यों ना हो। समझ आ गई? तो ये कहानी है, लिख लो। अगला पॉइंट, दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। दे आर, जैसे मैंने बताया था, प्रेम्बल इज नॉट जस्टिसेबल इन नेचर, बताया था नहीं बताया था? अगर आपका सेक्युलरिटी कोई खत्म करता है, आप बोले प्रेम्बल में लिखा हुआ है, कोर्ट को बोलो जाके नहीं, प्रेम्बल इज नॉट जस्टिसेबल। बट अगर आप बोलो मेरा राइट टू इक्वालिटी या राइट टू फ्रीडम मेरे को बोलने के लिए रोक रहा है, पहला स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं कुछ बोल रहा था, मैं तो ठीक बोल रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मुझे रोक दिया आगे सरकार ने, तुम पढ़ा नहीं सकते क्या भाई, कैसे? तो मैं भाग गया सीधा कहां पे? सुप्रीम कोर्ट के पास। क्योंकि 32 कहता है, आर्टिकल 32 साफ साफ कहता है, क्या कहता है? कि अगर फंडामेंटल राइट आपके हनन होते हैं, खराब होते हैं, स्टेट या कोई भी खराब करता है, आप सुप्रीम कोर्ट भागते हैं सीधा। वरना नॉर्मल केसेस में आप क्या करते हैं? पहले छोटी कोर्ट में जाते हैं, वो पास करते हैं बड़ी कोर्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करके जाते हैं आप, राइट और नॉट? बट इस केस में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधा। क्यों? स्पीडी जस्टिस, नॉन एक्सपेंसिव जस्टिस, फास्ट जस्टिस। भाई फंडामेंटल राइट हर्ट हुए हैं, कोई छोटा मोटा राइट नहीं हर्ट हुआ है, फंडामेंटल राइट हर्ट हुए हैं, तो जस्टिसेबल इन नेचर है। समझ आया? अगला पॉइंट लिखो इसमें, फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय, कौन करता है गारंटी, कौन कर रहा है, डिफेंड कर रहा है इनको एट द एंड? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत किसने पावर दी, किसको पावर दी कॉन्स्टिट्यूशन ने? सुप्रीम कोर्ट को। अब तुम ये पूछो भैया आर्टिकल 22-26 के तहत भी तो हाई कोर्ट कर सकती है डिफेंड, मैंने बिल्कुल कर सकती है, लेकिन यहां पे आप जाओगे बोलोगे भैया हमारे फंडामेंटल राइट हर्ट हुए हैं, तो हाई कोर्ट एक बार के लिए मना भी कर सकती है, हाई कोर्ट एक बार के लिए मना भी कर सकती है। लेकिन यहां पे जाओगे, आर्टिकल 32 खुद में एक फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती, वो सीधा देखेगी हुआ है पास करेगी, नहीं हुआ तो भगा देगी। क्या मजाक कर रहे हो ऐसे करके? समझ आ रही है? सुप्रीम कोर्ट, why only Supreme Court is called defender and guarantor of fundamental right? Because it cannot deny. High Court can deny. Because 226 article is not a fundamental right. But Article 32, right to constitutional remedy, is itself a fundamental right. वो खुद में एक fundamental right है, तो सुप्रीम कोर्ट डिनाई नहीं कर सकती। समझाया कि why सुप्रीम कोर्ट is the guarantor and holder of the fundamental right? Why only सुप्रीम कोर्ट? बेसिकली जुडिशियल रिव्यू तो दोनों के पास है। समझ आई इतनी सी बात? अरे गुड, लिख लिया। दे आर डिफेंडेड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये तो पता ही है सबको। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट बट विदाउट बेसिक स्ट्रक्चर। केशवंदा भारती के पहले समझा रखा है, राइट और नॉट? ठीक है, लिख लो। इन नेशनल इमरजेंसी, in national emergency, article 20 and 21 remain
and all articles and all other fundamental right articles not sustain. 20-21 रहते हैं बस, कोई भी इमरजेंसी लगा दो, कुछ भी लगा दो, 20-21 रहेंगे। समझ आ रही है? तो ये है आपका बेसिकली नेचर फंडामेंटल राइट का। समझ आया फंडामेंटल राइट का नेचर क्या है? ऊपर मोटा मोटा क्या है एक्चुअल में, कितनी भारी चीज है फंडामेंटल राइट। समझ आ रही है? तो धीरे धीरे डील करते हैं फंडामेंटल राइट को। मैंने बोला 12 से 35, आर्टिकल 12 जो है उसमें ना डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है। जैसे मैं बोलता हूँ, जब भी स्टेट की बात बोलता हूँ तो मुझे लगता होगा कि यूपी की ऐसे कुछ बात कर रहे होंगे, स्टेट के अगेंस्ट ऐसे बोलते हैं, राइट। स्टेट मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट नहीं होता है। स्टेट मतलब होता है अ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ अ कंट्री यानी पार्लियामेंट ऑफ अ कंट्री एंड लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। आपकी हर एक लोकल गवर्नमेंट, कोई भी छोटी या मोटी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट का बंदा चाहे छोटा सा हो, कोई भी बंदा आपके राइट को हर्ट नहीं कर सकता, गवर्नमेंट का बंदा। समझ आ रही है? कोई प्राइवेट ठेकेदार जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हो आपके राइट को हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए काम करते हो स्टेट के अंडर आएगा। तो ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट है मोटी मोटी, नॉर्मल, नॉट एट लाइक एट द एंड स्टेट मतलब समझो कोई गवर्नमेंट अधिकारी। समझ आई? आर्टिकल 13 बताया मैंने कि कोर्ट्स के पास एक लाइक पावर होती है जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट्स के पास पावर होती है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जिसके तहत वो किसी भी लॉ को खारिज कर सकती है अगर वो लॉ क्या होगा, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा होगा। समझ आ रही है? कोई कल को अगर लॉ पास करती है पार्लियामेंट कि भाई आज से हम खारिज बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया वाले लोग नॉर्थ इंडिया में ही घूम सकेंगे, साउथ इंडिया वाले लोग साउथ इंडिया में ही घूम सकेंगे, आपके मिडिल इंडिया वाले लोग ना ऊपर जा सकते ना नीचे जा सकते, वहीं बैठे रहेंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले चिकन नेक से आगे नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे करके बात हुई। तो ये लॉ ऐसा है जो कि फंडामेंटल राइट को काट रहा है ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इन दैट केस क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट खुद से या हाई कोर्ट खुद से या फिर आप जाके अगर पिटीशन फाइल करेंगे तो वो उसको अनमना कर देंगे। अगर एक लॉ पास होता है आज से कोई बंदा बाहर नहीं जाएगा, इंडिया के आउटसाइड नहीं जाएगा, राइट, तब भी आप जा सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों, इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ 20। इसके अंदर आएगा दो टाइप की मूवमेंट होती है, एक तो मूवमेंट इनसाइड द कंट्री, एक मूवमेंट आउटसाइड द कंट्री, है ना। इनसाइड वाला तो इसमें आ गया 19 में, फ्रीडम ऑफ क्या था वो, स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, एसोसिएशन, प्रोफेशन, ऐसा करके। वो तो होता है इंटरनल वाला, आर्टिकल 19 में आता है इंटरनल मूवमेंट। और जो एक्सटर्नल होता है इंडिया से बाहर जाने का एरोप्लेन में, किसमें आता है वो, एरोप्लेन तो पानी का जहाज कोई भी चलेगा, बाइक से भूटान निकल जाओ चलेगा। आउटसाइड वाला किसमें आता है, आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 में आता है मूवमेंट आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, ये कंट्रोल करता है। तो इसके तहत भी आप बोलोगे कि मेरा फंडामेंटल राइट हर्ट हो रहा है, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं। कोरोना में सरकार ने टोक लगाई थी, बाहर नहीं आ सकते या आने वाले लोग को दिक्कत करेंगे, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, आए ना रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड काइंड ऑफ दैट थिंग। तो ये कर सकती है सरकार। तो लिखवा दिया है, फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट बट गवर्नमेंट कैन प्लेस देम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। राइट, इतनी बात समझ आ रही है। कर्फ्यू में भी ऐसे होता है। कर्फ्यू तो बिल्कुल वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। कर्फ्यू लगाया है, उनको लगा कि भाई यहाँ पे दंगे हो जाएंगे, लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। कर्फ्यू का डंडा लगाएंगे, सब स्टेट आ गया ना। स्टेट व्हाट, स्टेट इज व्हाट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, पार्लियामेंट ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट कंट्री, एनीबॉडी। तो ये स्टेट में आ गए। ठीक है, अब कुछ कुछ लॉज डील करेंगे, सारे लॉ नहीं पढ़ाऊंगा इसमें, कुछ कुछ पढ़ाऊंगा। जो ये टेबल है इसको सारा याद करना है, टेबल जो करवाइए मार्क कर लो। जो पहला लॉ है इक्वलिटी बिफोर लॉ, अनइक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्या कहता है ये, सारे के सारे जो लोग हैं वो बराबर हैं किसके सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, कानून के सामने। ठीक है, साफ साफ कहता है, ऐसा नहीं कहता। अभी भी तो बताया, समझ आ रहा है। ये वाला जो पहला पॉइंट है जो लॉ का पढ़ के बताओ रे, क्या लिखा है पहला वाला, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि एवरीबडी विल बी इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। लॉ के सामने चाहे अंबानी साहब हैं, चाहे सुधीर साहब हैं, चाहे रोहित साहब हैं, सब बराबर, कोई अमीर गरीबी नहीं, एवरीबडी इज इक्वल।
अगर उन्होंने मर्डर किया है तो वो भी 302 में लपेटे जाएंगे, और तुमने किया है तो तुम भी लपेटे जाओगे। ठीक है, जैसे तुम देखते हो इतने बड़े बड़े डिग्निटरीज, जैसे अभी चंदा कोचर पकड़ लिया ना उनको, लॉ के सामने सब इक्वल है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अरे समझ में? लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शन है, इससे कुछ, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अभी प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी होती है क्रिमिनल केसेस में। अच्छा लगेगा किसी कोई न्यूज आई कल को हमारे प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया गया, काहे के प्रेसिडेंट रहे फिर वो, विदेश में मिट्टी पिटेगी है ना? नहीं मतलब क्या इतना बड़ा डिग्निटरी अरेस्ट करके ले गए, तो इसलिए कुछ बनाए हैं ताकि उस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट की मर्यादा को बेकार ना करा जाए। तो गवर्नर को अरेस्ट नहीं कर सकते ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ ऑफिस क्रिमिनल केसेस में। पहली चीज देखो, अरेस्ट तो कर ही नहीं सकते पहली चीज, और क्रिमिनल केसेस में केस नहीं चला सकते। अच्छा नहीं, उनके साथ उनके खिलाफ मर्डर केस चल रहा है, ठीक है, अरेस्ट नहीं करने मर्डर केस चल रहा है, तो क्रिमिनल केस चला ही नहीं सकते, और अरेस्ट तो बिल्कुल नहीं कर, चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो। ओके, सेम विद एमपी। एमपीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन नहीं अरेस्ट कर सकते। एमपीज को अधिकार है इक्वालिटी, मतलब कुछ क्या अधिकार है, दे कैन सेड एनीथिंग इन पार्लियामेंट। देखा है तुमने, गाली गलौज कर देते हैं, पीटना मारधाड़ भी हो जाती है कभी कभी, देखा होगा, पार्लियामेंट के अंदर है, अलग उनको एक पावर दी गई है कि बाहर वाले लॉ पे अप्लाई नहीं होंगे। इफ एनीथिंग सेड, एनीथिंग डन, एनीथिंग रिटन इन राइटिंग, एनीथिंग इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में मार के भाग जाओ, चलेगा। कितने साल तक होते हुए 5 एमपी ऑफ लोकसभा 5 एंड एमपी ऑफ राज्यसभा 6। ठीक है, आपके जो डिप्लोमेट्स आते हैं बाहर से, ट्रम्प आए, ट्रम्प के सामने रोहित आ गया, बोला अंग्रेजों भारत छोड़ो और भिड़ गए। ठीक है, ट्रम्प ने भी 2-3, ट्रम्प बड़ा है, रोहित छोटा है, रोहित गया सुप्रीम कोर्ट गया, मारा मुझे, मारा ऐसा करके, नहीं हुआ उनको कुछ भी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। बता आए कि उनके सामने रिश्तेदार कोई घर में आए, उसको पकड़ के अरेस्ट कर लो, चले गया, नो, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, समझाया? तो जो भी बड़े डिग्निटरीज आते हैं, सुना होगा हमारे नेता लोग वहां पे ना थोड़ा मस्त मामला और रुतबा रखते हैं। तुम देखा होगा एयरपोर्ट में न्यूज सुनी होंगी कि एयर हॉस्टेस से भिड़ गया, एयर हॉस्टेस किससे भिड़ जाते हैं, देयर आर मेनी न्यूज, एयरपोर्ट में भिड़ जाते हैं हमारे एमपीज मोस्ट ऑफ द टाइम, बट दे कैन नॉट बी अरेस्टेड इन डिफरेंट कंट्री, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। एक मूवी आई थी अभी, रोमियो अकबर वॉल्टर, देखी थी? रोमियो अकबर वॉल्टर, जॉन अब्राहम की, उसमें जो हीरोइन होती है वो पकड़ी जाती है फोन ट्रेस करते हुए, राइट, मतलब फोन मतलब की साजिश करते हुए, स्पाई करते हुए पाकिस्तान में। नहीं, पाकिस्तान अरेस्ट नहीं कर सकता उनको कि वो एज अ डिप्लोमेट गई थी वहां पे, तो वापस भेज जाता उनको, वापस भेज देंगे, अरेस्ट नहीं कर सकते, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ठीक है, एम्बेसडर्स जो बाहर जाते हैं, जो भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे जाते हैं, उनको बाहर वाले देश अरेस्ट नहीं कर सकते, लॉ नहीं। सेम हमारे पास भी ऐसा है, बोलो, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन थे राइट टू इक्वालिटी के। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये क्यों आया? क्योंकि पहले डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। राइट टू डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15, राइट। इसमें क्या है, किसी भी, क्या पढ़ के बताओ क्या लिखा है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके अलावा डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रेजिडेंस नहीं लिखा है इसमें, रेजिडेंस, डोमिसाइल या रेजिडेंस किसी भी एरिया की लगा सकती है पार्लियामेंट ओनली, नॉट ओनली स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब द रेजिडेंस एज अ क्वालिफिकेशन फॉर एनी ऑफ द जॉब ऑफ दैट थिंग ऑफ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने अभी बताया था, हमने डिस्कस किया रिजर्वेशन एसटी, एससी, ओबीसी के लिए, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन है, रीजनेबल एक्सेप्शन बनाई गई इसके लिए। ओके, अब एक केस है, बड़ा फेमस केस है, मंडल केस भी कहते हैं उसे, मंडल केस या इंदिरा स्वाहिनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या मंडल केस या फिर इंदिरा स्वाहिनी केस 1992, मंडल केस या फिर इंदिरा
स्वाइनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक्चुअल में आर्टिकल 16 के लिए था, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन के लिए केस था। इस केस में क्या हुआ, इन्होंने बोला, साफ साफ बोला, क्या बोला कि भाई कुछ भी करो, एक साल में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक साल में 50% ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला कि पहले ऐसे बहुत सारी सरकारें थी जो ज्यादा रिजर्वेशन देती थी, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि एक साल में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। समझ आई? तो इस चीज को हटाने के लिए सरकार ने अभी ईडब्ल्यूएस कोटा दिया है। अब तो 60% पहुंच गया, 50 + 10। इस केस की वैल्यू यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट हो गया, 103rd अमेंडमेंट एक्ट, और इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट नहीं आई है कि भाई ये गलत है, सही है, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। बट इट टोटली अगेंस्ट दैट ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अमेंडमेंट हुआ है अभी अभी 103rd, राइट। तो लिख लो, आर्टिकल 16 में डालो इसको, आर्टिकल 16 में लिखो। आर्टिकल 16 का है इंदिरा स्वाइनी केस। क्या टेबल जैसे बना रखा आपने? ये तो नॉर्मल समझाने के लिए था, वो तुम्हें जो लिखना है वो ये टेबल याद करनी हो जो वो रही। अभी लिखो आर्टिकल 16, हेडिंग आर्टिकल 16, उसका लिखो इंदिरा स्वाहिनी केस। इंदिरा स्वाहिनी केस और मंडल केस as per the judgment of this case, the total reservation in the government jobs, the total reservation in the government jobs should not exceed 50% in a year. Should not exceed 50% in a year. The creamy layer in the OBCs should not get the reservation in the jobs. The creamy layer for the OBCs should not get reservation in the jobs. Cream layer of the OBC. Should not get reservation in only jobs. In the jobs or education or anywhere. There should be no reservation in the promotions. एक बार लग गया मिलके प्रमोशन में नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में इसको खारिज कर दिया था, ठीक है। यानी कि आज के टाइम में मिलता है उनको। There should be no reservation in the promotion, ठीक है। ये जजमेंट बोला था इन्होंने, बट बाकी आगे चल के चेंज कर दिया था। तो अब लिख लो कि CPF में भी रिजर्वेशन होता है। बिल्कुल होता है, सिविल है ना, मतलब कि बोल रहा हूँ इसको CPF बोल रहा हूँ, सिविल जॉब है, पुलिसिंग की जॉब है, ओके, पुलिसिंग की जॉब है, बिल्कुल होता है। यही तो दिक्कत है, बस ये डीमेरिट है CPF का। दिक्कत कुछ नहीं है यार। डीमेरिट क्या है फॉर द, ठीक है, तेरे ना ये डीमेरिट है कट ऑफ हाई जाने का, ओके। कट ऑफ हाई चली जाती है थोड़ी सी, कितना डिफरेंस होता है? ज्यादा नहीं होता, नॉर्मल। ये बस कहने की बात है कि ज्यादा डिफरेंस होता है, कुछ नहीं होता। नहीं होता, 4-5 क्वेश्चन, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन। तो इस पे रिजर्वेशन में मत जाओ, मेहनत करो, निकल जाओ। एक और बताता हूँ, चाहे ST हो, चाहे SC हो, चाहे OBC, कोई भी हो, कोई भी रिजर्वेशन देख के क्या बोलते हैं, कट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रिजर्वेशन देख के तैयारी नहीं करता, वो तैयारी करता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। कट ऑफ फिर लटक जाओगे, मनचाही फौज नहीं मिलेगी। फिर जाना देते CISF में, पहुंच गए CRP में, फिर जिंदगी और गाली देते, बूढ़े हो गए, अब कुछ भी हाई बोलता है तुम्हारे तेरी, ठीक है। तो ऐसे करना, लिख लो 103rd अमेंडमेंट एक्ट। 103rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड फॉर द एडिशनल 10% रिजर्वेशन फॉर द EWS। प्रोवाइड फॉर द एडिशनल 10% reservation for the EWS category of the people. EWS category of the people
जो क्रीमी लेयर है ना भाई, क्रीमी लेयर, जैसे कर्नल रैंक के बंदे को ओबीसी कोटा नहीं मिलेगा, जो भी कांस्टेबल पोस्ट पे उसको नहीं मिलेगा, ये क्रीमी लेयर किसने बनाई? रामनंदन कमेटी ने। लिख लो, रामनंदन कमेटी, रामनंदन कमेटी डिजाइन द क्रीमी लेयर, पता होना चाहिए। ठीक, कुछ फैक्ट है बेसिकली। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पता ही है क्या होती है ना, नाम से ही पता है, इसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है। ये आता है अगला वाला, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 की हेडिंग डालो, आर्टिकल 18। जैसे राजा, महाराजा, राय बहादुर, राज बहादुर, महाराजाधिराज, नंबरदार, फलानेदार, ठीक है, लॉर्ड, सर, फलाना डिगरा, ऐसे कोई भी हेरिडेटरी टाइटल्स अलाउड नहीं है एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। डॉक्टर लगा सकते हो, कर्नल लगा सकते हो, सिपाही लगा सकते हो, ठीक है, सिर्फ यही 2 टाइटल अलाउड है इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी टाइटल अलाउड नहीं है। अब सीन क्या हुआ, जिन लोगों को अवार्ड मिलते थे कौन से, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये जब मिले तो ये जब भी अपना इंट्रोडक्शन देते थे, हाँ भाई व्हाट इज योर नेम, पद्म भूषण रोहित कुमार गौड़, सॉरी रोहित धीमान ठीक है, बोला सुधीर, बोला हाँ भाई, बोला भारत रत्न रोहित प्रताप सिंह, ऐसे करके बोला। तो लोगों ने, एक बंदा था लोगों में, उसका नाम था बालाजी राघवन, वेरी फेमस बंदा, इसने बहुत सारे केस डाले हैं, एक केस में ये भी डाला, क्या ये वाले टाइटल नहीं होते, ये जो अवार्ड डालते हैं ये लोग जबरदस्ती के नाम पूछ रहे हैं, अवार्ड का नाम बता रहा है पहले, कहाँ पे क्या नाम है, भारत रत्न प्रशांत कुमार, ऐसा थोड़ी होता है। बोले डस टाइटल तो एकेडमिक और मिलिट्री वाले हैं, ये कैसे आ गए? तो उस बंदे ने बोला क्या ये अवार्ड सही है, तो केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। फंडामेंटल राइट की बात है भाई, तो फेमस केस लिखो, इन अ फेमस केस, आर्टिकल 18 हेडिंग डाली, इन द फेमस केस ऑफ बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996, 1996 की बात है। राघवन, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, देश के खिलाफ किया ना उसने, 1996, क्योंकि देश ही तो देता है, इंडिया ही तो देता है ये, ठीक है, यस। तो अटॉर्नी जनरल आता होगा वहां से लड़ने के लिए, ओके, एजीए काम यही तो होता है, सरकार की तरफ से कौन वकील आएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन है इस वक्त, वेंकट रमानी, वो हार जाते होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही बात है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये टाइटल नहीं यूज कर सकता कोई भी, दिस अवार्ड विल नॉट बी यूज एज टाइटल बट दे नॉट बी डिसमिस्ड। ये अवार्ड है, मेरिट बेसिस पे मिलते हैं, ना कि हेरिडेटरी बेसिस पे। हर कोई थोड़ी लगाता है, हर किसी को थोड़ी मिलता है, तो हेरिडेटरी टाइटल्स बैन है, ना कि मेरिटोरियस अवार्ड। इसको कोई टाइटल की तरह यूज करेगा उसका अवार्ड छीन लिया जाएगा, ऐसा बोला उसने। तो लिख लो, क्या लिखा इन दिस केस, क्या 1996 सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द नेशनल अवार्ड्स लाइक भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, एक विभूषण है एक भूषण है, अगला है पद्मश्री, पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स आर नॉट अमाउंट टू टाइटल्स, आर नॉट अमाउंट टू टाइटल्स विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18। ये कोई टाइटल नहीं है आर्टिकल 18 के तहत, समझ आ रही है? आर नॉट टाइटल्स विद इन द आर्टिकल ऑफ 18। ओके, but these awards cannot be used as, but these awards cannot be used as prefix or suffix, prefix और suffix, ना आगे लगा सकते नाम के ना पीछे लगा सकते, in the name of the people who got the award। suffix
in the name of the people who got the award. Those who will use them as title, those people who will use them as titles, their award will be forfeited. छीन लिए जाएंगे, जब्त हो जाएंगे. समझाई? ये कहानी है. अगला है राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम में जो है, क्या राइट टू फ्रीडम में? आर्टिकल 19 पढ़ो तो. क्या आर्टिकल 19? किरणदीप पढ़ेगी. 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 19 पढ़ेगी किरणदीप. पढ़ के बता रहे. Protection of 6 rights regarding freedom of speech and expression, assembly, association, movement, residence एंड प्रोफेशन. किसी भी बंदे को अधिकार है कुछ भी बोलने का, लिखने का, लेकिन सही. ऐसा ना बोले ना लिखे जो कि समाज की मर्यादा को भंग कर दे. ठीक है. कहीं भी असेंबली, कहीं भी इकट्ठा होने का अधिकार है. असेंबली का अधिकार ये भी है कि राइट टू पिकेटिंग, शॉप का घेराव करते हैं ना आप, वो भी अधिकार. आंदोलन करने का अधिकार है, बट राइट टू स्ट्राइक नहीं है. हड़ताल करने का अधिकार नहीं है. लिख लो इसमें, राइट टू स्ट्राइक डज नॉट कम्स अंडर आर्टिकल 19. ये पूछा जाता है. राइट टू स्ट्राइक, हड़ताल, हमारी मांगे पूरी करो आंदोलन. राइट टू स्ट्राइक इज नॉट फिर जो करते हैं लीगल होती है. यस, स्ट्राइक नहीं कर सकते आप. ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है. स्ट्राइक आपके इंडस्ट्रियल लॉज के अंडर आती है, फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आती. लिख लो, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट द पार्ट ऑफ आर्टिकल 19. स्ट्राइक कर सकते हो बट नॉट एज अ फंडामेंटल राइट. समझा गई? डंडा बच सकता है इस पे. डंडा नहीं, वो इंडस्ट्रियल लॉ के अंडर आएगी. ड्रामा नहीं करोगे. ठीक है. कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो, लेकिन सरकार कुछ कुछ बंदिशें भी लगा सकती है. लाइक अब ये थोड़े घर के आगे थाना खोल के बैठ गए, है ना. जैसे कपिल शर्मा शो में खोल लेता है वो कभी भी. डॉक्टर की दुकान खोल के बैठ गए, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो सरकार क्वालिफिकेशन लगा सकती है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है किसी किसी प्रोफेशन पे. तो बेसिक रेस्ट्रिक्शन रहेंगी. ओके. हम डील करेंगे आर्टिकल 20, इंपॉर्टेंट आर्टिकल. इसको लिखो आर्टिकल 20 को. प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. इसमें 3 चीज आती हैं. बात करते हैं अभी इन 3 चीज की. अनुराग क्या आती हैं? वो एक तो जो खुद से नहीं कर सकते. 3 को एक तो डबल पनिशमेंट नहीं दे सकते. क्या कहते हैं उसको? जियोपार्डी. जियोपार्डी. डबल जियोपार्डी. नो डबल जियोपार्डी. नो डबल जियोपार्डी. और एक सेल्फ इंक्रिमिनेशन का है. सेल्फ इंक्रिमिनेशन. और तीसरा वाला कि वही एक दिन के अंदर आर्टिकल 20 में 3 चीज आती हैं भाई. क्या आती हैं? नो नो एक्स पोस्ट फैक्टो. एक्स पोस्ट फैक्टो. दूसरा, नो डबल जियोपार्डी. डबल जियोपार्डी. तीसरा, नो इधर रख दो फोन. कर भी वो अलार्म था. सेल्फ फोन तो साइलेंट पे ही है. फोन तो साइलेंट पे ही है. यहाँ रख दो सामने फोन. इस टाइम पे क्लास आना था भैया. गुड. क्या है इस आर्टिकल का नाम? पहला इस हेडिंग है इस आर्टिकल की. Protection in respect of conviction. देखो पहला क्या कहता है आर्टिकल, क्या कहता है? नो ओ एक्स पोस्ट फैक्टो. मान लो आज की डेट क्या, व्हाट्स द डेट टुडे?
घड़ी देख रहा है भाई साहब। लिखी है कितनी बड़ी बड़ी 7 जनवरी 7 जनवरी 2023, सैटरडे। ठीक है। तो आज की डेट में मान लो अगर कोई ऐसा कानून नहीं है कि मर्डर करोगे तो सजा नहीं होगी, सजा होगी, ऐसा कोई कानून, फांसी होगी, ऐसा कोई कानून नहीं। तो रोहित ने सुधीर की गोली मार दी, ठीक है। ये रहा रोहित, ठीक है। ये रहा सुधीर, ठीक है, समझ आ गई। सुधीर को क्या वे तुम लोग ठाए, ठीक है। सुधीर नहीं, रोहित और सुधीर ने मिलके किसी दूसरे बंदे को गोली मार दी। शांत हो जाएगा नहीं? लेट्स लो भाई। अरे सुन लो, आज है 7 तारीख 7 जनवरी 2023, ओके। तो रोहित और सुधीर ने मिलके गोली मार दी एक बंदे को और वो बंदा मर गया। लेकिन आज की तारीख में ऐसा लॉ नहीं था कि मौत के खिलाफ सजा हो, तो इन लोगों को सरकार कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन मान लो इन्होंने मार दिया और वो लॉ आ गया करीब कल को ही आ गया, 8 जनवरी को लॉ आ गया कि जो भी किसी को गोली मारेगा उसको सजा हो जाएगी। तो क्या इनको सजा मिलेगी? नो, इनको सजा नहीं मिलेगी। कि जब जिस टाइम इन्होंने क्राइम करा था उस टाइम पे ऐसा लॉ नहीं था, ठीक है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो। आप किसी भी क्राइम को, कि उसने उस टाइम क्राइम करा था और आज लॉ है, उसने उस टाइम आग जलाई थी, आज पॉल्यूशन हो रहा है, पकड़ के ले आओ जो 10 साल पहले आग जलाई थी, नहीं होगा। समझ आ रही है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब क्या है? अगर आज क्राइम करा है और वो क्राइम आज के कानून के टाइम में क्राइम है, इन दैट केस दे विल बी पनिश्ड, अदरवाइज नॉट। इट इज व्हाट इज कॉल्ड नो एक्स पुराना, नो एक्स पोस्ट फैक्टो। लेकिन ये सिर्फ वैलिड किस में? क्रिमिनल केसेस में, सिविल केसेस में नहीं है। शादी पहले करी थी, तलाक आज क्यों दे रहे हो? मैंने पहले टैक्स नहीं भरा था, आज क्यों मांग रहे हो? टैक्स तो तब से देना पड़ेगा जब से चुराया है। समझ आ रही है? क्रिमिनल केसेस में वैलिड होगा नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नॉट इन सिविल केसेस। एडल्ट्री पहले करी थी, आज क्यों पकड़ रहे हो? पहले हुआ था जो भी हुआ था। टैक्स का है, मान लो हाँ, बना ही नहीं था कि टैक्स देना है। टैक्स अगर आपने नहीं दिया, पकड़े गए आज, हाँ, मतलब तो आपको पूरा, जब से आपने टैक्स नहीं दिया तब से आपको पकड़ा जाएगा। मतलब तो आपने कहा ना वो तो लॉ तो तब से हुआ ना, फिर क्रिमिनल में वो तो तब हुआ ना कि जब आप, तब भी लॉ था, तब ओके, आपने पे नहीं किया। ओके। ये पूछ रहे हैं कि जैसे अभी पे नहीं किया आज, लेकिन 1 साल बाद आया कि पे करना। ओके, 1 साल बाद आया कि पे करना। एक कंपनी के साथ केस भी तो हुआ था इंडिया के यूनियन का, जो फिर नेदरलैंड्स में जो कोर्ट में गया था सीजे में, कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि तुम्हारे ये टैक्सेस पेंडिंग है जो तुमने नहीं दिए, पर उन्होंने बोला कि लॉ बाद में आया, वो पे नहीं कर रहे थे। तो फिर फाइनली व्हाट? फाइनली क्रिमिनल केसेस में वैलिड होता है ये, बस सिविल केस में नहीं होगा। ठीक है? अगर पुराना मामला है तो पुराना मामले से तो टैक्स दिया जाए एट द एंड। लाइक आज अगर उसको बोला है कि आज बंदा कोई पकड़ा गया है कि आपने टैक्स नहीं दिया, आपको देना चाहिए था, आपको फिर पीछे से टैक्स दिलवाएंगे एकदम मस्त। समझ आ रही है? तो पूरा टैक्स वो ब्याज के साथ, विद ब्याज आपको टैक्स देना पड़ेगा। इन सिविल केसेस एक्स पोस्ट फैक्टो कैन बी वैलिड, बट इन क्रिमिनल केसेस नो। समझ आया रे? गोली वाला मामला, सिविल केस वाला मामला, टैक्स देना पड़ेगा उसको। ठीक है? नो डबल जियो पार्टी, फिर से यही केस लेते हैं। सुधीर और रोहित ने फिर से गोली मार दी, मार ली नहीं, मैं इतना तोड़ूंगा। ठीक है? इनको मिल गई सजा आज। अरे सुन लो, इधर इधर देखो, 8 जनवरी को इन्होंने
और 8 जनवरी लॉ भी था, या तो उम्र कैद होगी या फांसी होगी। इनको उम्र कैद मिल गई, ठीक है। दोनों के दोनों एक चक्की पीस रहा है और एक गेहूं डाल रहा है, ठीक है। एक ही जेल में काम कर रहे हैं और बोले और गोली मार, ठीक है। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, बढ़िया काम किया। ऑन मेडिकल ग्राउंड, सम अदर ग्राउंड इनको छोड़ दिया, यानी उन्हें बोले कि आपकी सजा पूरी होगी, आपको छोड़ दिया जाए। ये बाहर आ गए। ये जो बंदे थे, इसके घर वालों ने देखा कि भाई ये बाहर आ गए, हमारे दुश्मन हमारे बच्चे को मार के। इन्होंने भाई साहब प्रॉपर एकदम माहौल बनाया, उनको फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ठीक है। क्या माहौल बनाया? फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इतना तगड़ा माहौल बनाया, इनका वोट बैंक तगड़ा बन गया। सरकार बोली गिर जाएंगे, चलो पकड़ लो इनको दोबारा से। बेचारे घूम रहे थे पार्क में, अच्छा सत्संग अटेंड कर रहे थे, गोली वोली से दूर दूर तक रिश्ता नहीं, फिर पकड़ लिया और फांसी लगा दी। यानी एक ही क्राइम की इन्होंने 2 बार सजा झेली, एक बार तो यहां पे और एक बार यहां पे। ऐसा हमारे कानून में नहीं है। नो डबल जेओपार्डी, 2 बार सजा नहीं मिलेगी एक ही क्राइम के लिए। अगर आपने एक बार करा है वो एक बार क्राइम, आपको उसकी सजा मिल गई है, आप बाहर आ गए हैं, दोबारा से उसी क्राइम के लिए आपको अंदर नहीं पकड़ने क्या, अच्छा तूने तो करा था, तू ऐसा चल दोबारा से अंदर। नो, नया शूट आउट करना पड़ेगा, समझाया? नो डबल जेओपार्डी, समझाया? बांग्लादेश में हुआ था ऐसा, एक बंदा था, लाइक मे बी लाइक he was criminal for the shootout of the previous prime minister of West like Bangladesh, okay। उसको पहले उम्र कैद दी, वो बाहर आ गया, फिर इलेक्शन आ गया उस टाइम, तो सरकार ने बोला अगर आप हम की बार आएंगे उनको फांसी चढ़ा देंगे। सरकार जीत गई, पकड़ा दिया उसको फांसी पे, राइट। सो दिस इज हैपेंड, दिस कैन बी हैपेंड इन बांग्लादेश और एनीवेयर बट नॉट इन इंडिया। सेम क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी, एक बार मिलेगी, खत्म। क्या बार बार पकड़ोगे उस चीज को, उस सेम चीज के लिए? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, बताई थी एक कहानी उस दिन, आज बतानी चाहिए थी। कौन है? ये है भालू, हाँ भालू, ठीक है। इस पे बजा रहा था डंडे पुलिस वाले, याद है? और ये बन गया था क्या? चीता। इसने अपने आप को क्या बोल दिया? चीता, ठीक है। तो अपने आप को इसने पुलिस वाले के सामने क्या बोल दिया? चीता। कोर्ट में गए, कोर्ट ने बोला हाँ भाई चीते हो तुम? नहीं, मेरे तो जबरदस्ती कहलवाया। सब कैंसिल हो जाएगा। जितनी इनकी मेहनत थी, इनका पसीना गया, जितने इनके दाग थे शरीर पे। 2 टाइप की स्टडी होती है, सुन लो आज के टाइम। अगर कल को पकड़े जाओगे, कोई भी आपका दोस्त पकड़ा जाए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, नहीं कभी किसी हेल्प करनी तो सुन लो। देयर आर 2 टाइप ऑफ कस्टडी, एक होती है पुलिस कस्टडी, एक होती है जुडिशियल कस्टडी। नाम सुना होगा हल्का फुल्का, ठीक है। पुलिस कस्टडी में बंदा थाने में रहता है, वहां पे उसकी मस्त सेकाई होती है, ठीक है, इंटरोगेशन के टाइम। वहां पे चाहे नहीं भी गया हो, अगर पिटाई से बचना हो बोल देना। पुलिस कस्टडी में लिया गया बयान सेल्फ इंक्रिमिनेशन वैलिड नहीं होता, कोर्ट नहीं मानती उसको, कि तोड़ के तो कोई भी किसी कुछ भी बोलवा सकता है। वहां पे आके बोल देना सीधा, जैसे बोले कोर्ट के सामने पहुंचो, हाँ भाई ये तुमने साइन किया? बोला सर किया तो मैंने, लेकिन जबरदस्ती करवाया, ये देखो मेरी कमर, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट में खारिज हो जाएगा, समझा रही है? तो फिर चला के मारेंगे। नहीं, सुनो भाई, सुनो भाई, वेरी, अरे सुन लो, अबे सुन ले अब, बिल्कुल सही बात है। पुलिस वाले फिर मारेंगे, देख जैसा अपनी कमर दिखाओगे तो आपको पुलिस कस्टडी से हटा के कहां भेज दिया जाएगा? जुडिशियल कस्टडी में। तो वहां पे कोई मारता नहीं है। जुडिशियल कस्टडी इज लाइक व्हाट? जेल। आपने देखे होंगे जेल में कुछ लोग कैदी वाले कपड़े नहीं पहनते, देखे? जेल में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो जो कैदी वाले कपड़े पहनते हैं, देखे होंगे तुमने, व्हाइट ड्रेस व्हाइट कच्चा, और एक जो नॉर्मल सिविल ड्रेस में रहते हैं अंदर, अबे सुन लो, ठीक है। वो कैदी जिनके ऊपर ट्रायल, अंडर ट्रायल होते हैं, जिनकी सजा नहीं हुई होती अभी तक, उनको कैदी वाले कपड़े नहीं पहना सकते, तो वो घर के कपड़े पहनते हैं, वो होते हैं जुडिशियल कस्टडी, सीधा जेल ले जाते हैं, ठीक है। त्याड़ व्याड़ आसपास, मारे उनके लिए, हाँ जिन्हें मारा उनको, या फिर सबके लिए जितने भी आए?
सबके लिए जो भी अंडर ट्रायल है, जो भी जिनको जुडिशियल कस्टडी मिली है, जो पुलिस कस्टडी में दोबारा से गया, फिर इस बार यहाँ ठीक है। तो ये कहानी। भाई कुछ केसेस ऐसे रहते हैं इसमें कि अगर मतलब प्रूफ हो गया तो शायद कोर्ट पे नहीं जाते हैं, छोटे मोटे केसेस हो गए उनको अच्छा मजिस्ट्रेट हैंडल कर लेता है अंडर वो बिल्कुल कुछ। पड़ेगी। अरे चोरी चका रही है, मजिस्ट्रेट नीचे से निपटा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने निपटा दिया, कोई मतलब ही नहीं है। अगर छोटे छोटे तो आज जैसे अभी एक केस आया था, अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक सैंक्शन करा कि भाई जेल बनाओ दिल्ली में बढ़िया सी, ये जो नरेला वाला एरिया है यहाँ पे एक हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाए। द्रौपदी मुर्मू ने बीच में एक बयान दिया था, या फिर लाइक CJI ने भी बीच में बयान दिया था, आपकी द्रौपदी मुर्मू जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड दिस इज द CJI ऑफ इंडिया इज डीवाई चांद्रचूड़, 50th CJI ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बयान दिया, क्या दिया कि जेल्स आर टू रिफॉर्म, जेल्स आर टू रिफॉर्म। जेल्स होती हैं, जेल क्यों बनाते हैं एट द एंड, ताकि वहां पे रिफॉर्म हो। वहां पे बंदा और जो नॉर्मल भी आता है ना, उसकी भी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है, राइट। तो ओवर क्राउडिंग हो रखी है जेल की, जहां पे एक सेल में 2 बंदे उड़ा दें, 10-10 एक को और एक लगे पड़े। तो बोला कि जेल को नई जेल बनाने से अच्छा है केसेस कम आए, छोटी छोटी चीज भी अंदर मत लाओ, उनको समझाओ। रिफॉर्म इज द बेसिक चीज, रिफॉर्म। जबरदस्ती केस ठोक के फेक केसेस वाले अंदर घुसे पड़े, इनिशियल लेवल पे ही सही मामला हो तो ज्यादा सही है। ये वाली कहानी थी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो जुडिशियल कस्टडी में मार नहीं लगती, समझना इसको। एक और चीज, कभी भी अरेस्ट हो तो फ्राइडे की या सैटरडे की शाम को, कभी मत होना। फ्राइडे की शाम को मत होना, शायद सैटरडे को ही बंद रहता है। सैटरडे की शाम को होता है कि संडे को नहीं दिखाते हैं, फिर मंडे की मॉर्निंग पे लेके जाते हैं। हाँ, तो फिर सैटरडे की शाम को मत होना, कभी भी सैटरडे की शाम को मत अरेस्ट होना, कि फ्री की एक दिन की पुलिस कस्टडी जेल ही नहीं जाएगी आपसे। संडे को मस्त सुताई होगी, कोर्ट नहीं खुलती, एक लॉ होता है, अभी पढ़ाएंगे। फ्राइडे की शाम है वैसे, सैटरडे संडे ऑफ हाँ, 2 दिन छुट्टी होती है और 2 दिन आप पे बजाया जाएगा दबा के, ठीक है। फ्राइडे की शाम को, सुन लो, फ्राइडे की शाम को अरेस्ट नहीं होने का है, वरना 2 दिन तोड़ाई होगी, और जब तक पहुंचोगे तब तक खुद ही एक्सेप्ट कर चुके होगे मैं चीता हूं, ठीक है, चीता बन के निकलोगे। तो खैर, तो सुन लो, ये 3 चीज समझ आई। ये आर्टिकल 20 में एक्सेप्टेबल नहीं है। खुद का बयान खुद के लिए मैंने खून किया है, एक्सेप्टेबल नहीं है कोर्ट में। 2 बार सजा नहीं मिलेगी कि क्राइम के लिए। अगर आज क्राइम किया है तो आज ही होना चाहिए लॉ उस क्राइम के लिए, अदरवाइज वो क्राइम नहीं है। लिखा है ना आर्टिकल 21 में साफ साफ, लिख लो रे, ये आर्टिकल 21 तीनों लिख लो, लिख लिए तीनों हेडिंग, लिख लो, जिन्हें लिख लो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो, लिख लो इसमें, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट no person shall be convicted for any offense except no person shall be convicted of any offense except for violation of a law in force at the time of commission of the act, at the time of commission of the act. दूसरा पॉइंट, नो डबल जेओपार्डी, नो डबल जेओपार्डी, इसमें लिखो नो डबल जेओपार्डी में लिखो नो डबल जेओपार्डी, इसमें लिखो नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड, no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. No person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. Third,
नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसमें लिखो नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड, सॉरी, नो पर्सन accused of any offense, no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. अपने ही खुद का विटनेस नहीं बनेगा, हाँ मैंने किया, मैंने अपने आप को देखा था खून करते हुए, ठीक है, शीशा लेके कर रहा था क्या, ठीक है, अगेंस्ट हिमसेल्फ। लेकिन अगर कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है पुलिस को कोई भी, हाँ, और वो बंदा खुद फिर भी कह रहा है कि मैं हूँ, तो नहीं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो लैक ऑफ एविडेंस के वजह से छोड़ देंगे उसको, जाओ भाई। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। 3 घंटे कब होंगे? आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बोला लाइफ, क्या इंसान का जीवित रहना ही प्रोटेक्शन है या इंसान का डिग्निटी के साथ जीवित रहना प्रोटेक्शन है? तो लिखो इन मेनका केस 1978, इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978, मेनका केस 1978, ये भी वो होंगे लॉ, सुप्रीम कोर्ट 1978, सुप्रीम कोर्ट took wider interpretation of the article 21। वाइडर, नैरो नहीं, सिर्फ बॉडी, जिंदा रहना ही राइट टू लाइफ नहीं है, जिंदा रहना विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी इज जिंदा रहना इज लिबर्टी है, एक अच्छे एनवायरमेंट में, एक अच्छे हेल्थ के साथ, समझ आ रही है, सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप, राइट टू लाइफ में। कल को घर में कोई जगह है, सोने नहीं गया तो, हाँ जेल में सोने नहीं गया तो दिक्कत है, तो वो आर्बिट्री नहीं चले, बिल्कुल सोने देंगे, वो सोने देंगे। पर वो पनिश कर रहा अब तुम नारकोटिक्स केस में अंदर गए हो, कुछ तो करेंगे ना फिर वो। है, जो पनिश कर रहे तब वो तो गलत है ना। देखो पुलिस एक्सेसिवनेस एक्सेसिव नहीं कर सकती है, ठीक है, कुछ भी इंटेरोगेशन में करेगी, बोलता रहा हूँ, आपको अगर अपने अधिकार मालूम है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। आपको अधिकार माने तो उनको पोस्ट जो आपके जो कोर्ट है वो रेप्रीमांड करेगी, आपको सीधा भेज देगी कहाँ पे, जुडिशियल कस्टडी, वही जो भी पूछना है वही पूछना। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो लिख लो इसमें क्या क्या आता है, आर्टिकल 21 में क्या क्या आता है। राइट टू प्राइवेसी इसी में आती है, ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, right to live with human dignity and all those aspects of life and all those aspects of life which go to make the man's life, which goes to make the person's life meaningful, complete and worth living, meaningful, complete and worth living। लिख लो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कुछ पॉइंट है, बहुत सारे हैं, कुछ लिखवा रहा हूं बस जो इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल 21 इंक्लूड नंबर 1 राइट टू प्राइवेसी, आया था ना बीच में, राइट टू प्राइवेसी। कल को घर में जाना, हमें रोहित बोलना भैया पापा प्राइवेसी चाहिए, बोले यहाँ पे 2 रूम 2 BHK के बिना से प्राइवेसी, और गेट लगा लेना, तो फिर से तुम्हें मिलते नहीं मिलते भैया पापा फंडामेंटल राइट। इस पे एक मुझे जोक याद आया, राइट टू लाइफ पे पहले लिख लो, बताएंगे। देखो राइट टू प्राइवेसी लिख लिया, राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप भी है, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, मैंने बताया था आर्टिकल 19 में इंटरनल मूवमेंट है, आर्टिकल 21 में राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग बताने वाला था मैं। देखो राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ,
एप्पल की वैन हुआ है भैया के पास। राइट टू लाइवलीहुड, नौकरी का अधिकार जाके मांगो सरकार से। राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट वाला है, लिखना नहीं है, बता रहा हूं बस। आर्टिकल 21A सरकार ने, लिख लो इसमें, राइट टू एजुकेशन लिखो लिखो। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, इसमें लिखो कि एज पर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, क्या कहता हूँ, क्या पेन पेन चाहिए? 1982 एज पर 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 द एलिमेंट्री एजुकेशन दैट इज फ्रॉम 6 से 14 साल, एलिमेंट्री एजुकेशन दैट इज फ्रॉम 6 to 14 years of age becomes compulsory and free। ये कितने 6 से 14? 6 से 14 साल के वर्ग के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी। ओके भाई, 8वीं क्लास तक बच्चा फ्री में पढ़ेगा किसी भी स्टेट में, ऐसा आर्टिकल 21A कहता है। ओके, आर्टिकल 22 इसमें लिखो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखो यार क्या होता है, दो टाइप के अरेस्ट होते हैं, वैसे दो टाइप की डिटेंशन होती है। दो टाइप से आपको लोग पकड़ सकते हैं। डिटेंशन इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन सा? प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या? प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये आर्टिकल दोनों से डील करता है। प्रिवेंटिव क्या होती है? आपने कोई, तुम भी फोन जब्त करो, फोन है, क्या कर रहे थे? ओके गुड। अगर आपने कोई क्राइम किया तो क्राइम करने के बाद जब पुलिस पकड़ती है उसे प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। क्राइम करा, आपको पुलिस पकड़ के ले गई, प्यूनिटिव यानी अरेस्ट बेसिकली, राइट। अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर रही है क्राइम करने से पहले ही, शक के बेसिस पे कि आप क्राइम कर सकते हो, आपको अगर छोड़ा गया कुछ टाइम के लिए, आप क्राइम कर दोगे, राइट, उसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए डिटेंशन किया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन। समझा गई? शक के बेसिस पे। सपोज 26 जनवरी आ रही थी, क्राउड था, तो जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उनको पकड़ के डिटेंशन में डाल दिया। भैया इसको तो मिसयूज भी कर सकती है पुलिस। बिल्कुल कर सकती है, ये बहुत बड़ा केस है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है ऐसा केस, इंडिया में ही है। वो भी कमाल की बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, फंडामेंटल राइट का पार्ट बनाया। बताओ, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो खैर सुनो, अब प्रिवेंटिव, इसमें तो गवर्नमेंट को पावर मिल रही है ना। यस यस, ये क्रिटिसिज्म था फंडामेंटल राइट का कि आप कहते हैं दे आर नेगेटिव फॉर द गवर्नमेंट बट देयर आर सम केसेस दे आर पॉजिटिव फॉर द गवर्नमेंट। अब सुन लो, पावर अभी दिखाएंगे कहां नहीं मिलती है। तो प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या होता है, आपके पास अधिकार होता है। जैसे अभी मैंने बताया, फ्राइडे को अरेस्ट मत होना। रीजन इज बीइंग, अगर आप कोई भी क्राइम करते हो, कितना ही बड़ा क्राइम करते हो, आपने किसी को ही मार दी, तो आपको पुलिस पकड़ेगी, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा आपको रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। 24 घंटे से ज्यादा अगर पुलिस आपको कस्टडी में रखती है बिना मजिस्ट्रेट के लिए पहुंचाए, तो पुलिस पे केस बैठ सकता है, तगड़ा वाला। समझाई? पता लगा चीता बनाते हैं, 24 घंटे पार हो गए, चीता ही बना रहे। मजिस्ट्रेट से पूछ के बनाएंगे, क्या करें बोला, कंटिन्यू। 24 घंटे एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी। और क्या अधिकार है आपको? देखो 24 घंटे वाला, और क्या है, आपको ये जानने का अधिकार है मुझे किस बेसिस पे पकड़ा, व्हाट इज माई क्राइम, यू कैन आस्क देम। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अधिकार है अपना लॉयर करने का, जो आपको देखे चीता बनते हुए। ठीक है, आपको
अपनी चॉइस के लॉयर का अधिकार है। बोला मैं अपने लॉयर मेरे लॉयर से बात करो। देखे तुमने देखे होंगे, बोलते हैं मूवीज में भी, आई वांट टू टॉक टू माय लॉयर। यस यू कैन, यू कैन नॉट बी डिनाइड, है ना फंडामेंटल राइट, दिस इज योर राइट। 4-5 घंटे बात ही करते रहो। ठीक है, पता लगा पकड़े पेल दिया, उससे पहले मांग लो उससे, भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, आई वांट टू टॉक टू माय लॉयर। ओके, बाकी लॉयर देख ले, क्योंकि हमें लीगल चीज के बारे में नहीं पता होता, उनको पता होता है, राइट। जिनके जो अपना लॉयर नहीं कर सकते हो, उनको सरकारी लॉयर मुकद्दर किया जाता है। ओके, नहीं, कोर्ट करती है। जब आप जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं, जब केस चलता है, वो चार्ज लाइक पुलिस कस्टडी में सारा काम हो गया, उन्होंने जो निकालना था निकाल लिया, पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी, अब केस चलेगा। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए जज पूछेगा आप गरीब हो, आपका लॉयर नहीं, तो बोला आपको एक हम सरकारी लॉयर देंगे। ओके, तो वो आपके लिए काम करेगा विदाउट एनी फी एंड काइंड ऑफ दैट थिंग, राइट। लेकिन वो बस वही काम ही करता है, जीतना हारना मैटर नहीं है, मतलब अब क्या ही बोल सकते हैं इसमें, समझाई। तो ये कहानी, तो ये था प्यूनिटिव डिटेंशन की आपकी पावर्स। प्रिवेंटिव में क्या होता है, आपको कोई भी शक के बेसिस पे मैक्सिमम 3 मंथ्स, कितना 3 मंथ्स तक पकड़ के रख सकता है, ठीक है। इस बीच वो आपको बताएगा कि हमने क्यों पकड़ा है, एज सुन एज पॉसिबल, ये नहीं कि बताना ही पड़ेगा, एज सुन एज पॉसिबल। जो बातें उसको लगेंगी कि ये नहीं बतानी चाहिए, नहीं बताएगा, ठीक है। 3 महीने तक पकड़ के रख सकता है। अब बोलो भैया 3 महीने बाद छोड़ देगा? अगर उसको लगा 3 महीने से ज्यादा पकड़ के रखना है, मुझे ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो उसके बाद वो तभी इसको 3 महीने के बाद पकड़ सकता है। दिख रहा है अनुराग, जब एक बोर्ड बैठेगा, क्या बोर्ड बैठेगा, और उसके हेड कौन होंगे, हाई कोर्ट के जजेस, रिटायर्ड, सर्विंग, या फिर जो एलिजिबल है हाई कोर्ट के जज बनने के काबिल, समझ रहा है। उन मेंबर्स का बोर्ड बैठेगा, वही सर्टिफाई करेगा कि 3 महीने से ज्यादा इसको करने का या नहीं करने का। अगर ये हाँ कहते हैं तो इसको बढ़ा सकते हैं, नहीं कहते तो नहीं बढ़ा सकते, समझ रही है। और ये अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं, जैसे इनकी मर्जी हो, ना भी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड बैठने के बाद ही 3 महीने तक तो कोई बोर्ड बैठाने की जरूरत नहीं, 3 महीने तो कर देगा आपको अंदर, शक के आधार पे। मैं 3 महीने पकड़ के रखा, 2 दिन को छोड़ दिया, 2 दिन को छोड़ दिया, फिर हाँ फिर 3 महीने पकड़ लिया। यस, कंसिस्टेंट, हाँ, ये तब बोर्ड वाली, हाँ ये लूपहोल बिल्कुल कर सकता है। लेकिन वो अपना लॉयर इसको, हाँ इस बंदे को अपना लॉयर करने का अधिकार है, तो लॉयर जाके बोलेगा ये चीज कि लूपहोल का फायदा उठा रहे हैं, कि ये लॉ तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन स्पिरिट में फॉलो नहीं कर रहे हैं, कंटेंट में फॉलो कर रहे हैं, लिखित में जो होता है फॉलो कर रहे हैं, बट स्पिरिट एक्चुअल में तो ये महीने तक पकड़ लिया ना उसको, स्पिरिट बना रखी है, ठीक है, स्पिरिट में फॉलो, तो कंटेंट एंड स्पिरिट में फॉलो होना चाहिए लॉ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट मानती है। तो लॉयर पकड़ लेगा फिर उस लूपहोल को, जैसे तुमने पकड़ा। जायज लिखो, आर्टिकल 20 के बारे में लिखो, 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का लिखवा रहा हूं बस, ठीक, प्रिवेंटिव का तो कोई मतलब नहीं बनता, 24 घंटे वाली चीज है, ठीक है। लिखो कि इन आर्टिकल 22 protection to the people are provided who are detained under Preventive Detention Act, who are detained under Preventive Detention Act। क्वेश्चन आता है कि कितने महीने तक, 3 महीने तक, याद रखना, ठीक है। अंडर प्रोटेक्शन, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ या एक्ट लिखो, नंबर 1 में लिखो, द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड, द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months unless cannot exceed 3 months unless an advisory board report sufficient cause for extended detention। एक्सटेंडेड डिटेंशन
तुमने बोला ना 2 में 2 के लिए छोड़ देंगे और 2 दिन में गायब हो जाएगा फिर पकड़ लेंगे। मेरे को जैसे पीछे अरे हाँ वो ठीक है, मैं एक बात आ रहा हूँ कि वो बंदे की हालत क्या होगी, वो सीधा भागेगा फिर उससे स्ट्रेट से भाग जाएगा। ठीक है, रातों रात। तो ये चीज है। अगर पैसा हो गया क्या आउट ऑफ इंडिया इतने थोड़ी लगता है, पहले वीजा अप्लाई करना पड़ता है तब जाके लगता है। वैसी कंट्रीज में भूटान भाग जाए, भूटान भाग जाए। सिंगापुर चला जाएगा सीधा। अभी वहाँ बन जाए। ठीक है, बाहर बन जाए। क्या लिखा अभी, क्या लिखा? रिटेंशन। द बोर्ड इज कंसिस्ट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब ये हो भी सकते हैं हाई कोर्ट के जजेस रिटायर्ड भी हो, रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, या फिर दोज पर्सन हु आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग द हाई कोर्ट जजेस। ओके, बोर्ड कंसिस्ट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब काफी है इसमें, इतना इंपॉर्टेंट वाला पार्ट करवाएंगे। राइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग नॉर्मल है, किसी भी, ओए सुन लो दोस्तों, ये अगले राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट राइट है ये। कोई भी पता चला सुधीर को बेचने चलते हैं, नहीं होगा, रोहित को बेचने चलते नहीं होगा, है ना? इट्स बैंड, इट्स बैंड। मेरे को दो, मैं बेच दूंगा। ठीक है, तुझे बेच के आ जाएंगे ये लोग। ठीक है, इट्स बैंड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैंड, क्योंकि ये प्रोस्टिट्यूशन को प्रमोट करती है, देवदासीज को प्रमोट करती है। इट इज बैंड। देवदासीज जो साउथ के टेम्पल्स हैं, पहले वहां पे क्या होता था, लेडीज को गिफ्ट कर देते थे मंदिरों में कि वो देव की दासीज हैं, और उनका वहां पे वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था। वहां के जो पुजारी होते थे उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयट करते थे ऑन द बेस ऑफ धर्म काइंड ऑफ दैट थिंग। तो देवदासीज वगैरह ये सब कॉन्सेप्ट बेकार है, कभी पढ़ना है इसके बारे में, गूगल पे मिलेगा देवदासी कॉन्सेप्ट। बंद, बैन, ये राइट। ठीक है, चाइल्ड लेबर बैन है। 14 साल से नीचे वाले बच्चा, कम उम्र का बच्चा, 14 ईयर्स से कम उम्र का बच्चा, होटल, ढाबा वाबा, छोटू चाय वाला नहीं मिलेगा, बैन है। हजार्डस फैक्ट्री, माइंस वगैरह नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। अगर पकड़ा गया तो जिसने उसको काम पे लगाया है वो 20,000 रुपये जुर्माना देगा। जितने बच्चे होंगे, एक एक बच्चे का 20,000 रुपया फंड में डालेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट फंड में। ये विलिंगली है कि अनविलिंगली, मतलब वो तो बच्चे पे भी डिपेंड करता है ना कि वो 14 साल से नीचे का बच्चा बैन ही है, टोटल बैन। सुनो मेरी बात, चाहे विलिंगली चाहे अनविलिंगली, घर में हल्का फुल्का काम, जैसे अब किसी इंसान की चाय की दुकान है, वहां पे छोटा बच्चा कर रहा है काम, तो वो घर का मामला है, उसको उसका पैसा नहीं मिल रहा है, छोटे बच्चे को एम्प्लॉय करा है, काम पे लगाया है। हजार्डस वर्क में तो एकदम ही बैन है। इनोसेंट वर्क में ढाबे वगैरह पे नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो वो घर का काम होना चाहिए। जैसे आपको जैसे मैंने बताया अभी, अगर किसी की चाय की दुकान है, उस लड़का अगर काम कर रहा है, 14 साल से नीचे का बच्चा है, तो नॉर्मल वो घर का काम बोले तो घर का काम करे नॉर्मली, जैसे घर में पापा मम्मी नहीं करवाते। अब कल को तुम बल्ब लगा रहे हो, बोला इलेक्ट्रिशियन बना दिया, तो ये नहीं बोलेगा वो, इतना कर सकता है। समझा रही है? बोलो। और सिर्फ कुछ कामों के लिए ना, हर काम के लिए नहीं ना। हर काम के लिए 14 साल से कम उम्र का बच्चा बैंड है एज पर द लॉ। फंडामेंटल राइट में क्या कहते हैं सुन लो। फंडामेंटल राइट में अंडर आर्टिकल दिस, क्या आर्टिकल नंबर दिस वन 24, ठीक है। 14 साल और उससे कम उम्र के बच्चे को हजार्डस एक्टिविटीज में बैन करेंगे, ठीक है। और जो इनोसेंट वर्क है उसमें कंपलसरी टाइप नहीं है, उसमें कंपलसरी टाइप नहीं, सुनना मेरी बात। लेकिन बाद में लॉज आए, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह, इनमें बच्चे को हर काम में बैन कर दिया, जैसे ढाबा, चाय, ये सब एवरीथिंग इज बैन। फंडामेंटल राइट कुछ और कहता है, लेकिन लॉज आए तो ऑब्वियस फिर मामला बैन ही है वो। पर इंडस्ट्री जैसे उसमें बच्चे काम कर, उसके लिए बैन बैन बैन, वो तो कर रहे हैं। गलत है। कहाँ पे कर रहे हैं? गलत है, वो तो है, मतलब ये देखो। अरे इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ भैया। अच्छा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, हाँ फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। 14 ईयर से कम। छोटे छोटे बच्चे, नहीं नहीं नहीं, पैशन नहीं, नौकरी कर रहे हैं। तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि विलिंगली या अनविलिंगली। विलिंगली है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। अरे अभी भैया ने बोला कि 14 साल से नाइस क्वेश्चन, किसी भी उसमें काम कर रहे हैं ना, भैया मैं बताती हूँ। नाइस क्वेश्चन।
बोलो बोलो। जो एम्प्लॉयमेंट, जो आप जैसे चाइल्ड लेबर की वो बात कर रहे हैं, एक्चुअल डेफिनेशन है ना, उसमें ये वर्ड आता है विलिंगली या अनविलिंगली, डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह से कौन सा काम कर रहा है। मतलब जैसे कि अगर जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो विलिंगली है, मतलब वो खुद करना चाह रहा है वहाँ पे काम, उसको पैसा भी मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम चाइल्ड लेबर में कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो ये देखो, आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर hazardous एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवेज, ठीक है, बट इट डज नॉट प्रोहिबिट, जो तुम बोल रही हो, इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। हार्मलेस और इनोसेंट वर्क में प्रोहिबिट नहीं करता आर्टिकल 24। अबे सुन लो, अब पूरी बात सुनो, अभी कहानियां खत्म नहीं हुई है। बट इन 2006 government banned the employment of children as domestic servants or workers in business establishment like hotels, dhabas, साफ साफ लिखा हुआ है, restaurants, shops, factories, resorts, spas, tea shops and so on। अब तुमने फिल्म इंडस्ट्री का बोला है, ये वाली बात बिल्कुल जायज है। नहीं, कुछ तो होगा इसका, लूपहोल नहीं, अरे इतनी बड़ी चीज को लूपहोल नहीं बना सकते, नेवर। फिल्म में इतनी सारी फिल्म बनती है, छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं, बिल्कुल जायज बात है। वो काम थोड़ी कर रहा था, चिल्ड्रन पार्टी हो गई होती है, वर्कड है, वर्कड है। एक चीज होती है जैसे तुमने ये कहाँ पढ़ा, तुमने ये कहाँ पढ़ा? एक वो भाई आया था तो वो बोल रहा था कि चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन बता, तो यही बताई, तो फिर उसने बोला कि ऐसा नहीं है, ये है ऐसा ही। तो फिर यही है आर्टिकल 24 में जो सेकंड प्रोविजन है ना, ये वाला पहला प्रोविजन तो बोल रहा है हजार्ड एक्टिविटी बैन करना, और साथ में क्या बोल रहा है, बट इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। इस डेफिनेशन में काम करेगी, जो बाकी है बैन किया है वो उसमें वो है, ढाबा वगैरह ये सब मिला के बोल दिया। फिल्म इंडस्ट्री कहीं नहीं आया, फिल्म इंडस्ट्री जैसा वर्ड कहीं नहीं आया, जायज है। इनोसेंट वर्क और हार्मलेस वाले वर्क में काम कर सकता है वो, ठीक है रे, समझ आ रही है? इसलिए तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में बच्चे दिखते हैं, ये सेकंड प्रोविजन है, साफ साफ है आर्टिकल में। जो आर्टिकल 24 है, तो आर्टिकल 24 पूरा क्या बताते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारे भारत का संविधान, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। देखो ये है, सेम चीज ही है जो मैंने अभी बताई। नो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस इनोसेंट वर्क और उसमें काम कर सकता है, हार्मलेस और इनोसेंट वर्क में। साफ साफ लक्ष्मीकांत की बुक भी कहती है, जायज बात है, ठीक है। लेकिन ढाबा वगैरह में बैंड है वो दिस एक्ट से, चाहे विलिंगली हो चाहे अनविलिंगली हो, ढाबे में काम नहीं करेगा, चाहे विलिंगली चाहे अनविलिंगली। आर्टिकल 32 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 32 मैंने बताया, आर्टिकल 32 हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट है सीडीएस एग्जाम के लिए। मैंने बताया, सर पीछे हो जा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहीं से खत्म। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, ठीक है, उसमें चार पॉइंट है, 25 वो नॉर्मल है, लाइक डेफिनेशन वाइज है। जो क्वेश्चन आते हैं मेनली 32 से आते हैं, सुनो। आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, समझ आ रही इतनी सी बात? यहाँ पे देखा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। इसके तहत आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, बोला कि मेरे साथ अनटचेबिलिटी का मामला करा गया, इसको सजा दो, सजा देगी कौन? कोर्ट। कौन सी कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। एज पर आर्टिकल 32 यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ बोला, क्या बोला? कि आर्टिकल 32 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कोई पूछे व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 32 इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बिना फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट हनन हुआ, क्या करेंगे फिर? आर्टिकल 32 का यूज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ओके करवाएगी उसको, तभी बोला इसकी वैल्यू बहुत है। सुप्रीम कोर्ट को गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट क्यों बोला? कि वो मना नहीं कर सकती आर्टिकल 32 के तहत, क्योंकि सेम काम क्या होता है आर्टिकल 32 के तहत, आपकी सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स इशू करती है। कौन सी? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी,
को वारंटो, ठीक है। ये रिट्स, इन्हें रिट्स कहते हैं, ऑर्डर्स बेसिकली, कमांड देती है किसको? अथॉरिटीज को, कि भाई कैसे कैसे करे तुमने इसका। ये पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, समझ आ रही है, जिसके तहत वो किसी भी लोअर कोर्ट या किसी अथॉरिटी को बुला के पूछ सकती है कैसे कैसे क्या भाई इसका फंडामेंटल राइट का। और क्या कर सकती है? आर्टिकल 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू, किसी भी पार्लियामेंट के लॉ को खारिज कर सकती है, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 है ना, सुप्रीम कोर्ट अंडर 32 एंड हाई कोर्ट अंडर 226, याद रखना ये बात, ठीक है रे। अब क्वेश्चन आता है डिफरेंस क्या है इन दोनों आर्टिकल में। देखो, सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स इशू करेगी, रिट्स 5 रिट्स इशू करेगी, तभी रिट्स इशू करेगी जब वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट होगा, कि आपका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। बट हाई कोर्ट 226 के तहत ये 5 रिट्स किसी भी केस में इशू कर सकती है, चाहे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। समझ आ रही इतनी सी कहानी, ठीक है। तो वाइडर है किसकी पावर? हाई कोर्ट की, दिख रही है ना साफ साफ, पहला डिफरेंस। दो डिफरेंस, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिट्स इशू कर सकती है। हाई कोर्ट सिर्फ उसी एरिया में करेगी जहां तक उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, स्टेट में जितनी भी उसकी जुरिस्डिक्शन है उसमें काम करेगी। समझ आ रही है? बाहर तभी करेगी जब कॉज ऑफ एक्शन वहां होगा। अब मर्डर हुआ है बाहर, बंदा है यहाँ का, तो बाहर के लिए भी कर देगी। भाई सपोज बंदा है एमपी का, मर्डर करके आया यूपी में, आ गया छुप गया एमपी में, हाई कोर्ट ने पकड़ लिया, पकड़वा दिया, तो तब वो रिट इशू कर सकती है यूपी के लिए कि भाई ऐसे ऐसे बात है, उस बंदे को बुलाओ ऐसे करके। समझ आ रही है? या फिर उल्टा कर लो, हमारा बंदा है, हमारे बंदे ने मर्डर किया, बाहर जाके छुप गया, तो बाहर की पुलिस को बोलेगी पकड़े ला उसको, रिट इशू कर दिया। समझ आ रही है? जब कॉज ऑफ एक्शन इनसाइड द स्टेट होगा, ठीक है, उस केस में आपके बंदे को बुला लेंगे। उस केस में हाई कोर्ट अपने स्टेट से बाहर रिट इशू कर सकती है। इतना कहना चाह रहा हूं। थर्ड पॉइंट और क्या डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रिट में, समझ आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा, अच्छा क्या समझ नहीं आया? ऑर्डर्स है बेसिकली, ऑर्डर्स एक खतरनाक ऑर्डर्स जो अगर दे दिए तो पालन होंगे ही होंगे, ठीक है, रिट्स। तीसरा डिफरेंस क्या है? आप गए, मेरा फंडामेंटल मेरे बोला कि मुझे राइट टू इक्वालिटी नहीं मिली, आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए, वो देखेगी पक्का कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, तो देखो देखेगी, मना नहीं करेगी। हाई कोर्ट मना कर सकती है, बिल्कुल, मोस्ट ऑफ टाइम कर देती है, बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला है? डिफेंडर एंड गारंटियर ऑफ फंडामेंटल राइट। समझ आई? वाई सुप्रीम कोर्ट ओनली इज कॉल्ड गारंटियर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट? बिकॉज इट कैन नॉट डिनाई द रेमेडी, बिकॉज राइट टू गेट रेमेडी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। ये खुद में एक राइट है, फंडामेंटल राइट, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। बट ये फंडामेंटल राइट की आर्टिकल नहीं है, तो नॉर्मल लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जो भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है। जैसे कि आज के टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी क्या बन गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, आर्टिकल 300A बन गया, नहीं बन गया? या फिर लीगल राइट भी कह सकते हैं उसको, दोनों, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों एक ही बात है। लीगल मतलब वही लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, एक ही बात, ठीक है। तो ये 5 रिट हैं। डिफरेंस समझा हाई कोर्ट और इसकी? तो लिख लो पहले, डिफरेंस बिटवीन द रिट इशूइंग पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। पॉइंट नंबर 1 डालो। लिखो, 8 बजे तक बैठा लोगे आप चाहो तो। लिखो, बिठा लो यार। लिखो, द सुप्रीम कोर्ट, चीते बन गए निकले। द सुप्रीम कोर्ट, SC लिख दिया, ये भी ठीक है, ऐसे ही लिखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिपीटर रहना रेट्स, इशू रेट्स, इतना तोड़ूंगा, कैन इशू रिट्स
only for the enforcement of fundamental right, whereas देखो whereas High Court can issue writs, देखो क्या लिखा, HC can issue writs not only for the HC can issue writs not only for the fundamental right but also for any other purpose. बताया ना था अभी, फंडामेंटल राइट का इसलिए भी कर सकती है और बट ऑल्सो फॉर एनी अदर पर्पस. Therefore, writ jurisdiction of Supreme Court is narrower than High Court. Therefore, writ jurisdiction of Supreme Court in this respect, इस respect में, in this respect है ना, इस वाले केस में, is narrower than High Court. हाई कोर्ट सबके लिए कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट बस फंडामेंटल राइट के लिए करेगी, है ना. अगला केस सुप्रीम कोर्ट. सेकंड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट. सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट throughout the territory of India, throughout the territory of India. However, High Court, तुम क्यों हंस रही हो बे? उसकी वो आवाज से. High Court can issue writs only in its territorial jurisdiction. In this respect, सुप्रीम कोर्ट की पावर ज्यादा है, मतलब वाइडर है ना. लिख लो फिर. In this respect, सुप्रीम कोर्ट has wider area than हाई कोर्ट. तीसरा क्या था, हाई कोर्ट मना कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं मना कर सकती. एक की कंपलसरी है, एक की डिस्क्रिशनरी है. वो मना भी, लाइक मेरी मर्जी, मैं करूं या ना करूं. तो लिखो द रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट. खुद में फंडामेंटल राइट है वो. द रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 is in itself a fundamental right. Therefore, Supreme Court may not refuse to exercise its writs jurisdiction. On the other hand, remedy under Article 226 is discretionary, choice पे डिपेंड है उसकी, and hence High Court may refuse. Is discretionary and hence High Court may refuse. Therefore, Supreme Court is called the defender and guarantor of the fundamental right. गारंटीयर गारंटी देती है, आपके राइट को कुछ नहीं होगा, मैं बैठी हूं. ठीक है. एक और चीज लिखो इसमें अलग से. एज पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आर्टिकल 32 इज कॉल्ड, रुक जाओ, भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर. वही लिख रहा अंबेडकर में फंसा हुआ है. एज पर बी आर अम्बेडकर. फोन कहाँ गया? आपने दिया था, आपने तो खोल के बंद करके दिया था, लो पकड़ लो, जब आप सर्च कर रहे थे. हाँ दे दिया था, आपने दिया था, दे दिया था. एज पर भीमराव अम्बेडकर, आर्टिकल 32 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये खोल रहे हो इतना लोग. लिख ले
भैया मेरे बाल सही कर दो। देख, तुम क्यों हंस रहे हो बे? भैया मेरे को ऐसी असली ना शक्ल ही ऐसी है मेरी। अभी सही कर दूंगा 2 मिनट में। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट और सोल, दिल और रूह। ठीक है।